देखिए वेब ऑप्टिक्स। देखिए वेब ऑप्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले समझ में आपको समझना पड़ेगा कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। रे ऑप्टिक्स वो होता है जिसमें कि आप सिर्फ रे के बारे में, सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। कण वाला प्रकृति बताए थे कभी, डुअल नेचर ऑफ सब्सटेंस। हाँ, डुअल नेचर ऑफ सब्सटेंस में क्या था कि ये लाइट जो है, प्रकाश जो है, कण प्रकृति को भी शो करता है और तरंग प्रकृति को भी शो करता है। समझे, दोनों प्रकृति को शो करता है। तो आज अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा प्रकृति था? वेब ऑप्टिक्स था, रे ऑप्टिक्स था। अब क्या पढ़ेंगे? वेब ऑप्टिक्स। तो देखिए ऐसा नहीं कि वेब ऑप्टिक्स का इंट्रो कभी दिए नहीं है, क्योंकि हम बिना वेब ऑप्टिक्स का इंट्रो दिए कैसे बता सकते हैं कि कोई मटेरियल जो है या फिर कोई मटेरियल मतलब वेव नेचर को भी शो करता है और रे नेचर मतलब क्या पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, ये कैसे बता सकते हैं? इसीलिए अच्छा तो बीमार समझे ना। तो वेव नेचर को शो करता है, ये तो बताए थे। आपको याद होगा कि हम इंटरफेरेंस का एक्सप्लेनेशन दिए थे और उसके बाद डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब बताए थे। तो आज मतलब ये वो ब्रांच है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स, मतलब ये वेव ऑप्टिक्स, जिसमें कि हम क्या बताने वाले हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब मतलब वेव नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट के सिर्फ वेव नेचर का बात करेंगे आज, है ना। इस लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए, दैट इज ऑप्टिक्स को समझने के लिए, वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा, है ना। वेव ऑप्टिक्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, समझे ना। देखिए तो बेसिक टर्म है पहला वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अच्छा देखिए वेव ऑप्टिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा वेव समझना चाहिए हम लोगों को, है ना। वेव, तो देखिए वेव होता क्या है? वेव एक डिस्टरबेंस है। क्या है वेव? वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। कभी बताए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और मेरा आवाज मतलब साउंड एनर्जी आपके कान तक पहुंच रहा है ना। तो ये कैसे पहुंचता है? सबसे पहले ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एयर लेयर है ना, हवा का परत जो है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो पार्टिकल आगे फिर मूव करता है। आगे जैसे जाता है तो अगले पार्टिकल को धक्का देता है, धक्का दे के फिर से अपने स्थिति पे आ जाता है। तो बताइए ये आगे गया लेकिन फिर से अपने स्थिति पे ही तो आ गया, तो बोलेंगे कि ये कहीं ट्रांसफर हो गया। एक्चुअली ये ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है, समझे ना। इसी को क्या कहते हैं? वेव। और ये है वेव का ऑप्टिक्स, मतलब क्या? वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को समझ सकते हैं। वो एग्जांपल क्या है? जैसे आप लोग सब जो है ना, वो पानी में कभी ना कभी वो जो है ना पत्थर मारे होंगे, ठहरे हुए पानी में, है ना। तो उसमें देखिए क्या होता है, जैसे आप पानी में पत्थर मारते हैं तो वहां पे जो है ना वाटर रिपल्स आपको दिखेगा। वाटर रिपल्स कहने का मतलब है, देखिए ऐसे ऐसे करता हुआ पानी दिखेगा, ऐसे वेव करता हुआ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पानी मतलब क्या पत्थर मारे, अभी पानी ही मार रहे थे इसमें, देखे मतलब पानी में पत्थर मारे, है ना। तो इसमें बहुत सारा आपको वाटर रिपल्स दिखेगा, ऐसे लगेगा कि दूर जा रहा है, मतलब रिंग टाइप से, है ना, रिंग टाइप से दूर जाता हुआ अपीयर होता है इस तरह से। ये क्या है? इसी को क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेव कहा जाता है। मतलब क्या है, देखिए जैसे इसमें आप पत्थर मारे तो पत्थर में कुछ काइनेटिक एनर्जी था, तो वो एनर्जी इस पानी में आ गया और वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगा। लेकिन पानी ट्रांसफर नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है ना। तो ये क्या है? ये भी वेव का एक एग्जांपल है। देखिए होता क्या है, ये कैसे देखिए ट्रेवल कैसे करता है पानी। हम ये ग्राफ नहीं बता रहे, ग्राफ नहीं बता रहे हम, मतलब पानी कैसे ऊपर नीचे होता है ना, वो बता रहे हैं। देखिए ऐसे ऊपर होगा, फिर ऐसे नीचे होगा, फिर ऐसे ऊपर नीचे होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कहीं पे ऊपर होगा तो कहीं पे आपको गड्ढा मिलेगा,
फिर ऊपर तो फिर आपको गड्ढा मिलेगा, फिर ऊपर तो फिर आपको गड्ढा मिलेगा। इस तरह से होता है ना। तो आपको देखिए अल्टरनेटिंग करंट में हम फेज का भी एग्जांपल दिए, फेज भी समझा चुके हैं, इसमें बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। फेज, फेज का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए हम एक हाथ ऐसे ऊपर किए, आप लोग भी एक हाथ ऊपर करना नहीं है, अगर कर दिए तो हम सब एक फेज में हुए, है ना। अब देखिए हम हाथ किए ऊपर और आप लोग हाथ क्या कर दिए नीचे, तो इसका मतलब सेम फेज में नहीं है, अपोजिट फेज में है, डिफरेंट फेज में है, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है। अंतर क्या है कि हम हाथ ऊपर किए हैं, आप हाथ नीचे कर दिए हैं, है ना। मतलब सेम सिचुएशन में होने पे उसको बोला जाता है कि सेम फेज में, है ना। क्या बोला जाता है, सेम फेज में। तो यहाँ पे फेज को भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे देखिए ये हम जो है ना, यहाँ पे देखिए डबल लाइन से जो दिखा रहे हैं ना, ऐसे डबल लाइन से जो दिखा रहे हैं, ये हम वो दिखा रहे हैं जहां पे कि वाटर लेवल जो है ना ऊपर होगा, जहां पे कि वाटर आपको उठा हुआ दिखेगा। नगदा देखे, नगदा, हाँ ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, ठीक उसी तरह का हम बात कर रहे हैं। ये ऊपर वाले लेवल को जो है ना, जो ऊपर उठा है पानी, उसको हम दिखा रहे हैं इस तरह से। और सिंगल लाइन जो दिखा रहे हैं वो आप समझिएगा कि वो नीचे जो गया है ना पानी, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा तो फिर नीचे भी जाएगा, है ना। तो उसको हम सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं, ऊपर गया नीचे गया फिर से ऊपर गया, इस तरह से। अच्छा बताइए पानी में जो पत्थर मारते हैं, तो ये इस तरह से बताइए, इस तरह से सर्कुलर, इस तरह से वृत्ताकार रूप से ही फैलता है कि नहीं बताइए। हाँ इसी तरह से फैलता है। वेव को यहीं से आप समझ सकते हैं, और वेव ऑप्टिक्स को भी यहीं से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल फेनोमेना है ना। तो ये देखिए ऊपर वाला पानी का ऊपर वाला लेयर है, और ये पानी का नीचे वाला, फिर ये ऊपर वाला, एंड इसी तरह से चलते रहेगा, समझे ना। अलग अलग लेयर को हम दिखा रहे हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ये एक लाइन है ना, देखिए ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करे वो हम बता रहे हैं। ये बता रहा है कि पानी इस लेवल पे, मतलब पानी शांत पानी, मतलब एसटीडी वाटर, है ना। उसमें कुछ मतलब जो है ना वेव वूव नहीं है, पत्थर उत्थर नहीं मारे, एकदम शांत पानी। तो ये पानी का ये लेवल है, एकदम प्लेन रहता है ना, हाँ शांत रहता है। तो अब देखिए इसमें हम पानी के अलग अलग जो है ना सिचुएशन को दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टेज को दिखा रहे हैं। देखिए जैसे आप इसमें पत्थर मारते हैं ना, या फिर किसी भी तरह का इसमें इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये देखिए कुछ पानी मतलब ऊपर जाता है पहले, फिर ये एक्चुअल देखिए एक्चुअल लेवल से जब शांत था तो ये लेवल था, लेकिन पानी मारने के बाद ऊपर जाता है, फिर क्या एक्चुअल लेवल से नीचे जाता है, फिर इसके ऊपर जाता है। इस तरह से होता है कि नहीं बताइए। हाँ इस तरह से मतलब पानी में ये जो है ना तरंग उत्पन्न होता है, वेव प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये है। और दूसरा हम एक और वाटर का बात कर रहे हैं, समझे ना। मतलब एक अलग जगह पे हम पत्थर मारे है ना, तो उसमें भी जो मारे उसमें भी इसी तरह से चल रहा है, इसी तरह से चल रहा है ना। तो देखिए दोनों का क्या खासियत है देखिए। अच्छा ये सब है क्या, वाटर का कण, पानी का कण है, पानी के कण का विस्थापन है। देखिए ये जीरो डिस्टरबेंस बोला जाता है, जब आप इसको डिस्टर्ब नहीं किए थे, जब ये पानी शांत था तो मतलब जीरो डिस्टरबेंस, समझे ना। जीरो डिस्टरबेंस से ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो देखिए ये जो है ना यहाँ पर पानी के कण का अधिकतम विस्थापन हुआ, फिर नीचे मतलब विस्थापन घट रहा है, फिर जीरो पाया, फिर नीचे विस्थापन बढ़ रहा है, फिर ऊपर, इस तरह से। देखिए इस दोनों को आप कंपेयर करें, दो तरंग उत्पन्न किए ना, यहाँ पे कितना तरंग उत्पन्न किए, दो तरंग उत्पन्न किए। देखिए यहां पर अगर देखेंगे इस तरंग को, अगर इस तरंग को देखेंगे तो देखिए इस लाइन में, देखिए इस लाइन में जो है ना यहाँ पर पानी का विस्थापन अधिकतम है, तो इस वेव में भी पानी का विस्थापन क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या बताइए सेम फेज में कि नहीं बताइए। हाँ यहाँ पे देखिए पानी का विस्थापन मिनिमम, तो यहाँ पे भी क्या है नीचे भी मिनिमम हो, तो ये भी बताइए सेम फेज में ना। तो ये बोला जाता है दो पत्थर मार के, ऐसे आप समझ सकते हैं, दो पत्थर मारे, दो वेव प्रोड्यूस हुआ, दो तरंग उत्पन्न हुआ, और जिसमें क्या है पानी का तरंग क्या है सेम फेज में, दोनों तरंग क्या है सेम फेज में। सेम फेज का मतलब समझ में आया। अब एक इसमें आप समझिए, इसमें सेम फेज का होने का क्या मतलब है। ये सब जो वाटर है, ये सब जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर पार्टिकल है, ये क्या है, ये सब है ऊपर उठा हुआ, मतलब ये भी ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ये भी। देखिए इस तरह से एक गोलाकार बताइए लेयर बनता है कि नहीं, एक सरफेस बनता है। क्या बनता है,
एक गोलाकार सरफेस बनता है, और इस सतह पे अगर देखा जाए तो बताइए प्रत्येक कण अपने अधिकतम विस्थापन पे है कि नहीं, बताइए। सब पानी का कण वो अधिकतम विस्थापन पे है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। तो बोल सकते हैं कि ये एक सतह है, ये एक सतह है जिस पर कि प्रत्येक बिंदु जो है ना, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक कण क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब सेम फेज में, बोल सकते हैं। उसी तरह से इसमें देखिए जो भी है सब जो है ना वो मिनिमम डिस्प्ले, मतलब क्या, नीचे डाउनवर्ड, नीचे की ओर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे भी होगा। मतलब इस सरफेस का अगर बात किया जाए, अगर इस सरफेस का बात किया जाए तो सब पार्टिकल नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। तो मतलब ये क्या है, सेम फेज में। तो बोल सकते हैं कि ये जो एक वेव है, ये जो वेव है इसमें क्या है, अच्छा ये सरफेस है, इस वेव का बात नहीं करेंगे, इस वेव के सिर्फ इस सरफेस का बात करेंगे। ये सरफेस जो है, इस सरफेस पर प्रत्येक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं, बताइए। मतलब प्रत्येक पार्टिकल सेम फेज में है कि नहीं, बताइए। इसी को बोला जाता है पार्टिकल का सेम फेज में होना। तो ये देखिए प्लेन, एक्चुअली हम तो कंसीडर करते हैं कि एक प्लेन है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, इमेजिनरी प्लेन। क्या हो गया ये, इमेजिनरी प्लेन। तो ये एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन है जिस पर कि प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक पार्टिकल जो है ना सेम फेज में होता है। तो इसी तरह के प्लेन को क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। समझ में आया कौन बोला एग्जांपल से, हाँ। तो मतलब वो इमेजिनरी प्लेन जिस पर उपस्थित प्रत्येक पार्टिकल जो है ना वो सेम फेज में हो, उसी को क्या बोला जाता है, वेव फ्रंट। ये भी हो गया एक वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट, आपको समझ में आना चाहिए। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिस पर कि प्रत्येक पार्टिकल सेम फेज में होता है। तो आई होप कि आपको ये वेव फ्रंट समझ में आया होगा। ये तो समझाए वेव फ्रंट वाटर के सेंस में, क्यों, क्योंकि देखिए लाइट के सेंस में हम वेव फ्रंट अभी समझा नहीं सकते, समझे बात को, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करता है वो आपको ऐसे दिखता नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल है, वेव से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो ये है। और ये इस तरह का घटना आप लोग बचपन में बहुत किए होंगे, है कि नहीं, यही सब तो किए हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से आई होप कि आपको वेव फ्रंट समझ में आया होगा। अब ये वेव फ्रंट समझा दिए इस पानी की मदद से, और इस वेव फ्रंट को अब सब में हम डिफाइन कर देंगे। क्योंकि देखिए प्रकाश भी क्या है, एक तरंग है, वेव है। तो प्रकाश भी एक तरंग है। तो इस तरंग में भी तो बताइए पार्टिकल तो नहीं होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका कहानी ही कुछ अलग है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बहुत फील कराने की कोशिश किए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम पे होगा, है ना। इस तरह का बात। आप दो अलग अलग लाइट का बात करें, एक लाइट है व्हाइट लाइट, ये क्या है, रेड लाइट, है ना, अलग अलग है। तो इसका वेव, इसका जो है ना, इसका पार्टिकल, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम पे है, तो उसी टाइम पे इसका भी मैक्सिमम पे है। तो ये बोलेंगे कि दोनों वेव जो है ना ये सेम फेज में है। तो ये लाइट के सेम फेज का होने का मतलब ये है, क्योंकि हम लाइट में पार्टिकल को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल चाहिए ही नहीं, वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करता है। और आपको ये सब का प्रूफ दे चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि लाइट वैक्यूम में विदाउट पार्टिकल भी क्यों ट्रेवल करता है, मतलब लाइट नॉन मैकेनिकल वेव क्यों है। तो ये वेव फ्रंट समझ में आ गया। हाँ, तो देखिए ये वेव ऑप्टिक्स का मतलब स्टार्टिंग क्लास है, तो किसी भी यूनिट को जब हम स्टार्ट करते तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम तो लगता ही है। एक बार बेस बन जाने के बाद तुरंत ढलैया स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए वेव फ्रंट समझ लिए। अभी आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि अभी तक रे सुने, मतलब किरण, किरण सुने, ये प्रकाश की किरण इधर आई, फिर इधर मोर कट गए, इस तरह से सुने होंगे, है ना। लेकिन आप मानिए कि अभी तक आपको किरण नहीं पता है। आप अभी बताएंगे एक्चुअल किरण का क्या डेफिनेशन होता है, मतलब क्या रे होता क्या है, ये समझ गए आप, ठीक है। अब देखिए इसको किस सेंस में समझते हैं, सुनिए। इसको जो है ना हम अब लाइट के सेंस में समझते हैं। आप सोचिए कि एक छोटा सा बल्ब, मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक छोटा सा रोशनी बल्ब बोलते हैं ना, है ना, उस बल्ब को, छोटे से बल्ब को यहाँ पर अगर आप जला दें तो क्या बताइए, इसी तरह से वो छोटा सा बल्ब चारों तरफ बताइए प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि नहीं, तो जस्ट इसके इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, वो भी इस तरह का वेव फ्रंट उत्पन्न करेगा कि नहीं। तो हम इसको, ये जो है ना, ये जो पत्थर फेंके थे, अब इसको हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं, हाँ, मतलब एक बल्ब से रिप्लेस करने वाले हैं। मतलब कोई भी बल्ब हो, समझे ना, कोई भी बल्ब हो उससे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना।
और ये ऐसा मत समझिए कि उस बल्ब को पानी में रख रहे हैं, मतलब ऐसे जला रहे हैं हवा में, है ना। तो वो बल्ब भी जो प्रकाश उत्पन्न करेगा कुछ इसी तरह से, मतलब चारों तरफ उत्पन्न करेगा, एक स्फेरिकल रीजन में गोलाकार उत्पन्न करेगा, गोलाकार क्षेत्र में ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, है ना, इस तरह से। अब देखिए, तो अब इसमें समझते हैं ये क्या है, बोलो वेव फ्रंट, ये भी क्या है, वेव फ्रंट। अब देखिए इस वेव फ्रंट, आपको पता है वेव फ्रंट एक इमेजिनरी प्लेन होता है ना। इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप। अगर हम बोलेंगे कि ये वेव फ्रंट बेशक स्फेरिकल है, अगर इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ऑब्वियसली रेडियस होगा, इस स्फेयर का रेडियस होगा ना, कुछ रेडियस से वो लाइन पास करेगा इस तरह से। क्यों रेडियस से पास करेगा तब ना, अगर देखिए इसको स्मॉल अगर प्लेन कंसीडर करें तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, तब ना इस पे भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा ना। तो ये एक ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो कि इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी लाइन को, इसी को बोलते हैं आप रे, आप बोलते हैं रे, है ना। देखिए ये एक लाइन है जो कि इस वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसी लाइन को आप क्या बोलते हैं, रे। ऐसा नहीं है कि ये लाइट इस फॉर्म में कभी एग्जिस्ट भी करता है, ये सब इमेजिनरी है, माना गया चीज है। देखिए आपको कुछ टाइम के लिए लगेगा कि लाइट इसी तरह से, मतलब जो है ना, प्रोड्यूस होता है, इस तरह से कभी कभी दिखता है। जब आप आंख को हाफ बंद करके जब देखेंगे ना, तो ये पिपनी बोलते हैं ना, इसके अरेंजमेंट के वजह से लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा रे दिख रहा है, मतलब इंडिविजुअल एक लाइन की तरह लाइट दिखेगा, दिखता है कि नहीं बताइए। तो इसी तरह से रे को आप पहले उस तरह से फील कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये रे जो है ना, ये वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे समझ लिए, वेव फ्रंट समझ लिए। हाँ चलिए, अब देखिए वेव फ्रंट जब समझ लिए तो क्यों ना हम वेव फ्रंट का ये टाइप भी समझ ले कि वेव फ्रंट कितने टाइप का होगा। ये तो फिलहाल अभी दिख रहा है, ये कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल है, एक टाइप बता दिए, है ना। तो वेव फ्रंट जो है ना मेनली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, हाँ देखिए, और देखिए आपको पता है, एक बात बताइए आप, अगर यहाँ पे देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रख दिए, मतलब एक बल्ब रख दिए, है ना, तो ये वेव फ्रंट कैसा उत्पन्न किया, एस्फेरिकल। तो कहीं ना कहीं ये कैसा वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, वो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, बल्ब पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है ना। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे यहां पर जो है ना एक सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब ट्यूबलाइट समझ लीजिए, इस तरह से सिलेंड्रिकल एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो बताइए ये जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, वो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, सिलेंड्रिकल ही, सिलेंड्रिकल ही, मतलब ऐसे ही फैलेगा ये, है ना। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए कितना वेव फ्रंट हुआ, 2। और एक और वेव फ्रंट होता है जिसको कि बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट, है ना। प्लेन का कहानी हम बाद में बताएंगे। अच्छा बता, ऐसा कोई लाइट है जो कि प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर पाए, नहीं। देखिए देखिए पहले इस वेव फ्रंट को हम डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड वेव फ्रंट को स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाता है। डेफिनेशन समझे, सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा प्रोड्यूस्ड वेव फ्रंट को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बोला जाता है, समझे। ये समझ गए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। एक और वेव फ्रंट होता है जिसको कि प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। देखिए प्लेन वेव फ्रंट है क्या, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट पे ही समझते हैं। अच्छा बताइए, आपको एक बात पता होगा, अच्छा ये मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा ये जितना मतलब कहां तक वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर सकता है, इनफाइनाइट तक, लाइट तो इनफाइनाइट तक जाता है ना। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लाइट सोर्स से, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखिए ये वेव फ्रंट जो है ना ये बड़ा होते जा रहा है। और सिर्फ बड़ा ही नहीं होते जा रहा है, देखिए यहाँ पे लग रहा था कि वेव फ्रंट जो है ना टेढ़ा है, लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा स्ट्रेट भी होते जा रहा है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो और बड़ा आएगा, और बहुत बड़े मतलब आगे चले जाएंगे, मतलब इन्फिनिटी पर जब चले जाएंगे तो ये वेव फ्रंट हमको क्या लगेगा, लगेगा स्ट्रेट है। और जब ये वेव फ्रंट स्ट्रेट लगने लगे ना, फ्लैट लगने लगे, तब इसी को बोला जाता है प्लेन वेव फ्रंट।
तो देखिए ये तो एस्फेरिकल वेव फ्रंट से ही प्लेन वेव फ्रंट आए, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, जब एस्फेरिकल वेव फ्रंट को हम इन्फिनिटी पे ऑब्टेन करते हैं, जब एस्फेरिकल वेव फ्रंट हमें इन्फिनिटी पर मिलता है तो इसी वेव फ्रंट को क्या कहा जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट है सिर्फ एस्फेरिकल वेव फ्रंट से ही मिलता है, मतलब वेव एस्फेरिकल वेव फ्रंट से ही, मतलब क्या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा ही मिलता है, नहीं, वो देखिए सिलेंड्रिकल से भी मिल सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को भी अगर आप इन्फिनिटी पे प्राप्त करेंगे तो वो भी क्या कैसा दिखेगा, आपको प्लेन दिखेगा। देखिए सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट है, ट्यूबलाइट समझ सकते हैं। अब देखिए ये ऐसे, ये तो कर्व होता है ना, और आगे और बड़ा और बड़ा, तो देखिए बड़ा कर्व बनाते जाएगा, बड़ा कर्व बनाते जाएगा, बड़ा कर्व बनाते जाएगा, इन्फिनिटी पे इतना बड़ा कर्व बन जाएगा कि लगेगा कि फ्लैट है। अब देखिए जैसे अर्थ सरफेस का ही बात किया जाए, आपको कभी फील होने देता है कि ये एकदम स्फेरिकल है, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा है कि आप इतना छोटे डिस्टेंस को देखते हैं तो आपको फ्लैट ही दिखता है। तो उसी तरह से बताइए ये जो है ना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, इस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को भी जब आप इन्फिनिटी पर देखेंगे ना तो आपको वेव मतलब प्लेन वेव फ्रंट प्राप्त होगा, समझे। प्लेन वेव फ्रंट समझ गए, तो कैसे डिफाइन करेंगे, एस्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को जब हम इन्फिनिटी पर ऑब्टेन करते हैं, देखते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्लेन वेव फ्रंट बोला जाता है। तो ये तीनों वेव फ्रंट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही VVI टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है इसका, तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, आप रिपीट कर देता है डायरेक्ट, हैगेन्स प्रिंसिपल। समझे, ये सब अगर समझ में आया तब आपको हैगेन्स प्रिंसिपल समझ में आएगा। और सब बहुत आसान चीज है, अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको रिलेट करना शुरू किए तो। हैगेन्स प्रिंसिपल, हमको नहीं लगता कि इससे ज्यादा VVI क्वेश्चन कोई टॉपिक होगा, इतना बार इसको रिपीट कर देता है, समझे। तो देखिए हैगेन्स प्रिंसिपल है क्या, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हैगेन्स तो पहला बात एक साइंटिस्ट का नाम है ना, तो हमको लगा कि हम जैसे बोले कि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग, हमको लगा कि आप लोग ऐसा समझने ना लगे कि अच्छा रॉकेट साइंस नहीं है तो कहीं ट्रेन तो नहीं है, तो ऐसा भी नहीं समझना है। देखिए हैगेन्स प्रिंसिपल जस्ट अभी जो हम समझा ना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट या फिर किसी भी वेव फ्रंट को हम यहाँ पे एग्जांपल में ले सकते हैं। देखिए हैगेन्स प्रिंसिपल होता क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब छोटा सा बल्ब है ना, तो ये छोटा सा बल्ब है तो ये ऐसे प्रोड्यूस करेगा एक वेव फ्रंट, दूसरा तीसरा इस तरह से प्रोड्यूस करेगा। और आपको पता है वेव फ्रंट विदाउट पार्टिकल के, विदाउट पॉइंट के आप मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। इसको अगर वेव फ्रंट बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक इमेजिनरी प्लेन है जिस पर कि प्रत्येक पार्टिकल प्रत्येक पॉइंट का फेज सेम होगा, है ना। इसका भी सेम होगा, हाँ, इसका और इसका सेम नहीं होगा, ये मत समझना। हाँ, इस प्लेन का अपने आप में जो होगा ना स्फेरिकल, उसका जो पार्टिकल है, उसका जो पॉइंट है, वो उसका फेज सेम होगा। तो हैगेन्स प्रिंसिपल क्या है, देखिए ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए, ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है, वेव फ्रंट, ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बताइए सोर्स ऑफ लाइट की वजह से है ना प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो गया, है ना, यहाँ पे पार्टिकल को दिखा दिए, पार्टिकल के फॉर्म में आप समझिए, है ना। फिर देखिए ये पार्टिकल, ये प्रत्येक पार्टिकल जो है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पार्टिकल दिखा दिए हम, ठीक है ना। तो ये देखिए इतना पार्टिकल दिखा दिए, इस वेव फ्रंट तक आए। अब देखिए नेक्स्ट जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा, वेव फ्रंट बोले तो देखिए ये इसको डिस्टर्ब किया, इस लेयर को, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा। ये जो नेक्स्ट डिस्टरबेंस होगा, अगला जो डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस मतलब बिछोव, डिस्टर्ब समझते हैं, बिछोव कम समझते होंगे, डिस्टर्ब ज्यादा समझते हैं बस, है ना। तो ये देखिए ये पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये क्या उत्पन्न किया, यहाँ पे एक डिस्टरबेंस उत्पन्न किया, और इसी डिस्टरबेंस को, वो डिस्टरबेंस मतलब प्लेन के फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं आप, वेव फ्रंट बोला जाता है ना। ये डिस्टरबेंस उत्पन्न किया, और इस वेव फ्रंट पे जो प्रत्येक पॉइंट है,
वो क्या करेगा, फिर अगले पार्टिकल को या फिर अगले वेव फ्रंट को, मतलब क्या, अगला वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ये डिस्टरबेंस क्या, इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल क्या अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, है ना। अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो अगला वेव फ्रंट फॉर्म होगा, है ना। फिर ये अगले को डिस्टर्ब करेगा तो फिर अगला वेव फ्रंट फॉर्म होगा। देखिए होता क्या है, जैसे ये, अच्छा ये वेव फ्रंट जो है, देखिए इस वेव फ्रंट पर उपस्थित पार्टिकल के द्वारा बताइए फॉर्म होगा कि नहीं, बताइए, है ना। तो देखिए ये वेव फ्रंट किसके वजह से फॉर्म हो रहा है, देखिए इस वेव फ्रंट के वजह से। तो इस वेव फ्रंट को या फिर इस डिस्टरबेंस को ऐसा लगेगा कि हम जो है ना प्रोड्यूस हो रहे हैं किसके वजह से, है देखिए इस वेव फ्रंट पे, ये पिछले वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल है ना उसके वजह से हम प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको मतलब ये इसको लगेगा कि हम पिछले वाले पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस वेव फ्रंट की वजह से, इस डिस्टरबेंस की वजह से, इस पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। तो इसके लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया, ये वाला, समझे। ये कभी भी, इसमें कभी भी ऐसा नहीं सोचा जाता है कि हमको जो है ना ये मेन सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस किया। मतलब देखिए समझिए, इस वेव फ्रंट के इस डिस्टरबेंस के लिए ये वाला पॉइंट क्या क्या लगेगा, सोर्स है ना। इसको लगेगा हम इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको लगेगा हम इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रति, ये क्या है, वेव फ्रंट है। तो कहने का मतलब ऐसे नहीं बता सकते हैं कि यहां पर तो वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह अपीयर होता है, नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए, नेक्स्ट डिस्टरबेंस के लिए एक सोर्स की तरह काम करता है ना। तो ये वेव फ्रंट पे प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह मतलब क्या अपीयर होता है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह अपीयर होता है। मतलब इसको नहीं लगेगा कि हमको ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसको लगेगा कि यही डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो क्या अभी डिफाइन किए कि वेव फ्रंट पे प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह डिस्टर्ब, मतलब सोर्स की तरह अपीयर होता है ना। और ये सोर्स भी कैसा, फ्रेश, फ्रेश का मतलब समझते हैं, मतलब जो यूज नहीं हुआ है ना। इसको लगेगा जैसे ये इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है ना, हाँ, तो ये जो है इसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसको लगेगा क्या कि ये जो है ना पहली बार आया और हमको डिस्टर्ब किया, जबकि यहाँ पे तो बहुत बार हो रही है ऐसा डिस्टर्बेंस। तो मतलब एक और वर्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि वेव फ्रंट पे प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, ये बहुत बड़का थ्योरी है क्या, समझ में आया सबको, ठीक है। ऐसे होना भी चाहिए। जैसे देखिए एक साइकिल को जैसे आप उल्टा देते हैं तो वो उसको उल्टाता है, वो उसको उल्टाता है, वो उसको उल्टाता है ना। जैसे आप लाइन में कभी लगे होंगे तो आपको जो पीछे धक्का दे देता है आपको लगता है उसी का गलती है ना। उसी से जो है ना झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वजह कोई और हो सकता है कि नहीं। तो कुछ इसी तरह का चीज है, और उसी को क्या बोला जाता है, हाइगन स्पेस पर, मतलब वेव फ्रंट पे प्रत्येक पार्टिकल, मतलब प्रत्येक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर होता है, और उसी को क्या बोला जाता है, हाँ। यहाँ पे एक और टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, सेकेंडरी वेवलेट। क्या, सेकेंडरी वेवलेट। देखिए ये सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, जैसे देखिए ये वेव फ्रंट है ना, इस वेव फ्रंट पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करेगा, है ना। जैसे देखिए ये है, ये एक पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब करके ये डिस्टरबेंस आगे प्रोड्यूस करेगा ना, हाँ। फिर यहाँ पे पार्टिकल है एक, तो ये भी इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर भी, मतलब चारों तरफ नहीं है, मतलब डिस्टर्ब करता है। तो ये जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, ये जो पॉइंट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, इसी डिस्टरबेंस को बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट, वेवलेट, समझे। सेकेंडरी वेवलेट बोला जाता है, मतलब वेव के द्वारा प्रोड्यूस डिस्टरबेंस को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट। तो समझ गए ना। तो देखिए ये इसको अगर इसके प्रत्येक पॉइंट पे जो है ये डिस्टरबेंस, जैसे इसको इस फॉर्म में समझे, देखिए यहां पर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसको क्या लगेगा कि हमको ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। इसको सोर्स की तरह अपीयर होगा। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस वेवलेट के लिए ये क्या बन रहा है, फ्रेश सोर्स बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्रेश सोर्स। तो मतलब इस सेकेंडरी वेवलेट के लिए अब देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, वेव फ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह अपीयर होते हैं, सेकेंडरी वेवलेट के लिए सोर्स की तरह अपीयर होते हैं। उसी को बोले थे कि नेक्स्ट वेव फ्रंट,
के सोर्स की तरह अपीयर होता है। इसको सेकेंडरी वेवलेट बोले। अरे देखिए, इसको पूरे को वेव फ्रंट बोलते हैं। ये छोटा छोटा जो डिस्टरबेंस है आप उसको वेवलेट बोल दीजिए। ये पूरे को वेव फ्रंट और छोटा छोटा डिस्टरबेंस है उसको आप वेवलेट बोल दीजिए। तो जो भी सेकेंडरी वेवलेट, इसको पहले कैसे बोले थे, कैसे कि वेव फ्रंट पर प्रत्येक पॉइंट नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए क्या बनता है, एक फ्रेश सोर्स बनता है, या फिर डिस्टरबेंस के लिए एक फ्रेश सोर्स बनता है। तो उसी डिस्टरबेंस का ना अलग नाम है क्या, वेवलेट। तो आप बोलते थे ना कि वेव फ्रंट पे जो प्रत्येक पॉइंट है वो डिस्टरबेंस के लिए एक फ्रेश सोर्स बनता है, तो उसी तरह से बोलेंगे कि वेव फ्रंट पे जो प्रत्येक पॉइंट है वो वेव सेकेंडरी वेवलेट के लिए फ्रेश सोर्स बनता है। और इसी को क्या बोला जाता है, हैगेन्स प्रिंसिपल बोला जाता है। समझ गए, इतने है हैगेन्स प्रिंसिपल, है ना। इस हैगेन्स प्रिंसिपल को कभी कभी दो पार्ट में लिखा जाता है कि ये वेवलेट पर जो पार्टिकल है ना, या फिर वेवलेट मतलब ये वेव फ्रंट पर जो पार्टिकल है, वेव फ्रंट पर जो पॉइंट है वो एक फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर होता है। फ्रेश, यहाँ पे फ्रेश समझे, फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर, मतलब इससे पहले ये किसी को रजिस्टर नहीं किया था, ऐसे अपीयर होता है। दूसरा बात, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा बात ये कि ये वेव फ्रंट पे जो प्रत्येक पॉइंट है, वेव फ्रंट पर जो प्रत्येक पॉइंट है वो सेकेंडरी वेवलेट के लिए या फिर डिस्टरबेंस के लिए एक सोर्स का काम करता है। अरे दो वर्ड जोड़े थे ना, फ्रेश सोर्स, एक में इंक्लूड कर दिए, इसको अलग अलग भी लिखा होता है कि फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है, और दूसरे पे जोड़ डालता है कि एक सोर्स की तरह काम करता है, कि ये जो उत्पन्न हो रहा है इसके वजह से। लाइट का हमको नहीं पता है, समझ गए बात को। तो एक ही बात है, फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर होता है, इसी को क्या बोला जाता है, हैगेन्स प्रिंसिपल। चलिए खत्म हो गया हैगेन्स प्रिंसिपल। अब हैगेन्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन अब हमको पता कैसे चलेगा। अच्छा देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप रे ऑप्टिक्स में प्रूफ कर चुके हैं, मतलब पढ़ चुके हैं, प्रूफ नहीं किया, सॉरी सिर्फ पढ़े हैं क्या, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आज हम उसको प्रूफ करेंगे। यही 5 नंबर में पूछा जाता है, पूछेगा कि वो मतलब हैगेन्स प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें और इसके हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करें, या पूछेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करें। यही बड़ी फेमस क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको ये हैगेन्स प्रिंसिपल समझ में आ गया, तब ये हम आगे प्रूफ कर सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को बारी बारी प्रूफ करेंगे, दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते, क्योंकि हम लोग पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, है ना, उसको प्रूफ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप जो है ना ये हैगेन्स प्रिंसिपल के हेल्प से आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फिर से कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। मोटा मोटी थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ है, देखिए कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, क्या है, इस पे लाइट मतलब रे आया, अब तो रे समझने लगे अपना, हाँ ठीक है। और ये है नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है, सेम प्लेन पे होता है, और मैथमेटिकली ये दोनों क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये तो डायरेक्ट में बोल दिए, हाँ, लेकिन अब इसी को प्रूफ करेंगे कि ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्यों होता है। अच्छा हाँ, एक बात बताइए कि यहाँ पे हम प्रूफ करना चाहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए ऐसा क्या प्रूफ कर दे, बताइए, कि लगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। हम सिर्फ ये प्रूफ कर दें कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। तो भले ही हम, मेरा टारगेट ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करेंगे, लेकिन मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि आई इक्वल टू आर को किसी तरह से हम प्रूफ कर दें, है ना। अब यहाँ पे पहले किस तरह से इमेजिन करते थे आप, लाइट जब आता है किसी प्लेन पे तो ये रे आया, ये वो ना, लेकिन अब हम वेव फ्रंट को लाएंगे, वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगा ना, और रे को भी डिफाइन करेंगे। और हमको पता है कि हमेशा रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है, रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। तो फिर से आ रहे हैं एक मैथमेटिक्स पे, मतलब क्या, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हैगेन्स प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हैगेन्स प्रिंसिपल। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
बाय हैगेन्स प्रिंसिपल। देखिए सबसे मेन चीज है यहाँ पे डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाएंगे तो तुरंत मैथमेटिक्स यूज करके इसको प्रूफ कर देंगे। तो देखिए डायग्राम जितना अच्छा से आपको समझ में आएगा उतना अच्छा से आप जो है ना मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमेजिन करेंगे हम। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। इधर से अब वेव फ्रंट आएगा। वेव फ्रंट और रे दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे और इस तरह से डिफाइन करेंगे पता चले कि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। बिना वेव फ्रंट के रे को डिफाइन नहीं कर सकते, समझे ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए अच्छा बताइए, यहाँ पे जो लाइट लाएंगे जनरली हम सोच रहे हैं कि ये लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से जो लाइट आएगा उसका वेव फ्रंट पैरेलल को भूल जाइए। अब उसको हम नहीं पहचानते हैं, वो रे ऑप्टिक्स में है, होगा पैरेलल है लेकिन वेव ऑप्टिक्स का बात करेंगे। इनफाइनाइट से जो लाइट आएगा, इनफाइनाइट पे जो भी वेव फ्रंट आता है वो कौन वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे सोचिए ना, इनफाइनाइट पर जो वेव फ्रंट आता है कौन सा वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्लेन वेव फ्रंट का। तो देखिए एक वेव फ्रंट आ रहा है प्लेन, तो प्लेन एक तरह दिखाएंगे ना प्लेन वेव फ्रंट। देखिए कुछ इस तरह से एक वेव फ्रंट आया है ना, और ऑब्वियसली अब इस वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग रे आपको दिखाना है। अगर इस वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको रे दिखाना हो तो कुछ नहीं कीजिए, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। आया इस तरह से, समझे बात को, जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये वेव फ्रंट आएगा और नीचे आएगा, मतलब क्या ये वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा, ये आगे को डिस्टर्ब करेगा, ये अगले को डिस्टर्ब करेगा, ये अगले को डिस्टर्ब करेगा, और इस तरह से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने वाला है ना। अब देखिए एक वेव फ्रंट, देखिए यही वेव फ्रंट जो है ना यहाँ पर ट्रैवल करेगा, है ना। इसको बोल देते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। कुछ नहीं भी बोलेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अल्टीमेटली ये वेव फ्रंट आके कहाँ टकराएगा? इस पॉइंट पे, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगा। कहाँ टकराएगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो टकरा रहा है, इस सरफेस को क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट ए है। क्या है? पॉइंट ए। तो इसके वेव फ्रंट को थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं। वेव फ्रंट को देखिए, ये वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है ना, तो देखिए इस तरह से दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा परपेंडिकुलर। बस एक आपका पर्पस होना चाहिए, परपेंडिकुलर आप दिखाएं, है ना। ये आया, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। मतलब एक वेव फ्रंट बनाए और वेव फ्रंट का देखिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और भी बहुत सारा पॉइंट होगा इस तरह से ये वेव फ्रंट। अब देखिए हुआ क्या, ये किस तरह यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इस वेव फ्रंट का एक पॉइंट ए जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है, लेकिन पॉइंट बी अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा नहीं रहा है। पॉइंट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है लेकिन पॉइंट बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नहीं टकरा रहा है। इस तरह का सिचुएशन आएगा कि नहीं बताइए? उसी सिचुएशन को हम दिखा रहे हैं। और आपको पता है कि एयर में या फिर वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है? c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ये आया, अब देखिए ये टकराया तो फिर क्या जाएगा? वापस जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे ये वापस जाएगा तो वैसे ये, अब बताइए टकरा के वापस जाएगा तो उस टाइम में ये क्या कहाँ आएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ रहा होगा। इस स्टेप को आप समझे, जब ये टकरा के वापस जा रहा होगा उसी टाइम में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए हम दिखाते हैं, ये यहां पे आएगा तो इसको क्या बोल दिया हम? बी डैश बोल देंगे, पता चले कि यही यहाँ पे आ रहा है ना। और ये ऊपर जाएगा कहीं, कहां जाएगा वो देख लेंगे हम, है ना। ये जो ऊपर जाएगा इसको मिटा भी दे, कोई दिक्कत नहीं है क्लियरिटी के लिए। ये ऊपर जाएगा तो इसी को क्या बोल देंगे हम? ए डैश बोल देंगे। अब ऊपर कहां जाएगा ये हमको चेक करना है। देखिए आप आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये ऐसे आया तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल, और ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऐसे बना रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा ऐसे, है ना। मतलब ये वापस जा रही है, मतलब ये रे मत समझना आप, है ना। ये पॉइंट वापस जा रहा है, वो सोर्स जो है ना वो पॉइंट, वो कहां जा रहा है? रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। देखिए यहां पर जो ये पॉइंट आया इसको क्या बोल दिए? ए डैश बोल दिए। यहां पर जो पॉइंट है इसको क्या बोल दिए? ए डैश बोल दिए। अब देखिए समझिए इस चीज को, आप समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। जब देखिए जब ये पॉइंट
टकरा के ए डैश पर आएगा, जिस टाइम में ये पॉइंट टकरा के ए डैश पे जाएगा, उसी टाइम में ये जो है ना, ये पॉइंट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। टाइम क्या है? सेम है। रहने दीजिए आज। देखो देखिए, जिस टाइम में ये पॉइंट, ऐसे समझिए आप, जिस टाइम में ये पॉइंट यहाँ पे बी डैश पे आएगा, उसी टाइम में ये यहाँ पे बैठा हुआ नहीं रहेगा, ये फिर टकरा के कहां जाने वाला है? वापस जाने वाला है, ए डैश पर जाने वाला है। तो टाइम तो सेम है, टाइम क्या है? सेम है। तो अब देखिए ये तो चला गया, अब देखिए ये फिर यहाँ पे आया ना, ये यहाँ पे आया, तो ये भी बताइए टकरा के वापस जाएगा कि नहीं? ये भी वापस जाएगा। तो वो वापस कहां जाएगा उसको दिखाने की कोई जरूरत है भी नहीं, सिर्फ हमको दो इंसिडेंस को दिखाना है। देखिए फिर से समझिए, ये पॉइंट जिस टाइम में यहाँ आता है ना, उसी टाइम में ये यहाँ आ जाता है रिफ्लेक्ट होकर, है ना। तो देखिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप। तो ये बताइए इससे भी एक वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं? ये तो आपको सिर्फ पॉइंट के बारे में बोले कि पॉइंट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ आपको पॉइंट के बारे में बोले कि पॉइंट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से आप मिला के क्या वेव फ्रंट नहीं बना सकते हो? बना। तो ये देखिए, ये ए बी वेव फ्रंट आया और ये टकराने के बाद फिर ये ए डैश बी डैश वेव फ्रंट बना, मतलब ये वेव फ्रंट आया और टकरा के ऐसे जा रहा। और आपको पता चलना चाहिए कि ये टकरा के तिरछा ही जाएगा, क्योंकि इस तरह का बात है, जब तक नहीं यहाँ आता तब तक नहीं ऊपर निकल जाता है ना। तो इस तरह से आप रे कंसीडर कर सकते हैं। ये है कौन रे? रिफ्लेक्टेड रे है। कौन रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पे देखिए ये जो है, ये क्या है? नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इधर होगा कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको भी आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो देखिए हमेशा देखिए वेव फ्रंट जो भी है हमेशा देखिए रे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, बताइए। यहाँ पे देखिए ये वेव फ्रंट इस रे के परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए ये वेव फ्रंट इस रे के, ये रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर। ये फिगर आपको समझ में आया? ठीक है। तो ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। अच्छा, ये अगर आई होगा ना, तो ये एंगल कितना होगा? आई होगा। और ये अगर आर होगा, ये अगर आर होगा तो ये क्या होगा? आर हो जाएगा। अब ये कैसे हमको समझ में आया? देखिए अच्छा ऐसे आप समझे, हम कैलकुलेट ही कर ले, हो सकता है कि मिस्टेक भी हो जाए। तो यहां पे ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है, ये आई है। तो आप इसको देखिए, यहां से लेके यहां तक क्या होगा? यहां से यहां तक देखिए ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, बताइए। 90 होगा। हाँ क्या जानो, जाइए। देखिए यहां पर हमको, देखिए यहां पे ये आई है और ये क्या होगा? आर होगा, है ना। तो ये आई, ये आर, ये आई, ये आर। हम सोचते हैं ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये हमको पता चल जाए। तो यहाँ पे हम पता करने का मैथमेटिक्स लगाएंगे, यहाँ पे ज्योमेट्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये 90, तो ये कितना होगा ये देखिए। अच्छा पहले इस एंगल को आप निकाल लीजिए, तो ये एंगल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इस एंगल को निकालते हैं, ये पूरा 90 है ना, तो 90 माइनस आई माइनस आर, पूरे में से इतना घटा देंगे इतना आ जाएगा। चलिए ये आ चुका है। देखिए 90 माइनस आर। अच्छा यहां तक समझ में आया? बस इस एंगल को सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये क्या होगा? अच्छा ये 90 माइनस आर। तो अब बताइए ये एंगल पता चल चुका है आपको, है ना। और आपको पता है कि है, देखिए ये पूरा एंगल कितना होने वाला है?
ये पूरा एंगल 90 होगा। तो बताइए इस 90 में से अगर हम है देखिए इतना एंगल को घटा दें, इतना एंगल को घटा दें तो क्या बताइए एंगल आ जाएगा। 90 में से घटा देंगे कितना एंगल को, इतना एंगल को। इतना एंगल क्या होगा, इतना एंगल है देखिए क्या होगा, पहले इस एंगल को लिखिए, इतना एंगल जो होगा इतना प्लस इतना होगा ना, तो ये कितना है देखिए तो 90 माइनस आई माइनस आर प्लस, और ये एंगल कितना है, आर है। 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आई, समझे। तो ये एंगल जो बोल रहे थे हम मिटाते हैं कितना होगा आई, और ये देखिए इधर वाला इधर रिफ्लेक्ट हो गया तो डेफिनेटली इधर वाला किधर आ जाएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस, समझ में आया ये एंगल कैसे कैलकुलेट किए। हाँ ठीक, तो ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेशन दिखाने का नहीं, ऐसे आप कर दिखाना चाहे दिखा भी सकते हैं, इतना एंगल माइनस इतना एंगल ये करके दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहा है। देखिए एक है देखिए ये वाला, और दूसरा ये वाला। अच्छा बताइए हमको क्या करना, आई आर को इक्वल करना है। अब हम उसको भूल ही जाएंगे, हम दो ट्रायंगल में काम करेंगे। किस में काम करेंगे, ट्रायंगल में। हम करेंगे क्या है देखिए, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, मतलब सर्वंशम कर देंगे दोनों को, है ना, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सर्वंशम कर देंगे। तो दोनों को जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो बताइए कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सर्वंशम होने के बाद वो उसका प्रत्येक पार्ट ही बराबर होता है, एंगल तो दूर की बात, एंगल तो बराबर होगा ही, प्रत्येक पार्ट बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे सर्वंशम होने का कुछ कुछ कंडीशन होता है, ए एस ए आर एच एस, इस तरह से कुछ होता है। देखते हैं कि किस तरह का ये कंडीशन है, मैथमेटिक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, 9th क्लास का ज्योमेट्री है ना, है देखिए यहाँ पर सुनिए। अच्छा ये साइड देखिए दोनों ट्रायंगल में बराबर है कि नहीं, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बराबर लिख सकते हैं ना। हाँ चलिए एक आ गया, तो मतलब ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश, है ना, ये लिख दिए। अब देखिए एंगल भी सेम है, अच्छा एंगल तो सेम करना ही है इनको। अच्छा एंगल देखिए, एंगल भी सेम है, एंगल भी यहाँ पे सेम है। चलिए तो एंगल ए डैश डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90। अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको भी देख लेंगे, इंफॉर्मेशन है तो इसको रख लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखिए आप सोचिए कि है यहाँ देखिए ये साइड देखिए, तो ये साइड इक्वल होगा कि नहीं बताइए, कैसे इक्वल होगा, प्रूफ देना पड़ेगा ये साइड अगर इक्वल होगा तो इस साइड का प्रूफ देना पड़ेगा आपको, है देखिए कैसे। आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बता रहे थे, अभी एक चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे थे, उसी चीज का यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए बता रहे थे ना, जिस टाइम में ये बी बी डैश से टकराता है सेम टाइम में ये यहाँ पे आ जाता है। तो मान लिए टाइम कितना लिया टी, तो ये भी कितना टाइम लिया यहाँ आने में टी, तो यहाँ आने में जो टाइम लिया उस टाइम को इंक्लूड कर रहे हैं। हमको तो चाहिए ये डिस्टेंस ना, डिस्टेंस। अब बताइए ये सब कहाँ हो रहा है, हवा में हो रहा है, सब तो हवा में हो रहा है। हवा में लाइट का स्पीड बदलता है क्या, एक ही मीडियम में ना। तो मान लिए क्या कि लाइट का स्पीड क्या है, भी है। एक बात बता रहे हैं, मान लिए लाइट का स्पीड क्या है, भी है। तो हमको ये डिस्टेंस देखिए, ये यहां से ये वेव फ्रंट, ये जो ये वेवलेट जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया, भी टाइम लिया, सॉरी टी टाइम लिया। और कितने वेलोसिटीज आ रहे हैं, भी वेलोसिटीज। ये भी यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया, टी। और कितने वेलोसिटी से आ रहे हैं, भी वेलोसिटी से, है ना। तो बताइए आपको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पता है, और कितने वेलोसिटी से आ रहा है वो वेलोसिटी पता है। तो क्या ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं होता है, आराम से। मतलब इस डिस्टेंस को अगर हम बोले v इंटू टी तो कोई दिक्कत, इसको भी अगर बोले हम v इंटू टी तो दिक्कत। हाँ देखिए v इंटू टी बराबर होता है, इसीलिए इस दोनों को हम बराबर बता रहे हैं। रीजन ये नहीं कि देखने में बराबर लगा, देखने में तो बस हो गया बराबर, नहीं, यहाँ पे मैथमेटिकल रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या बराबर, फिर इसको भी बराबर लिखते हैं, ए डैश बराबर क्या, बी डैश बी, ये दोनों इक्वल हो गया। चलिए ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल, देखते हैं क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ये साइड हो
ये साइड देखिए, इस ट्राइंगल के लिए इस राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है ना, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है ना वो हाइपोटेनस होता है, पता है आपको। और ये साइड इसके भी क्या है, हाइपोटेनस है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइपोटेनस बराबर हो रहा है, हाइपोटेनस एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस के बराबर हो रहा है ना ये। और यहाँ पे क्या है, एक 90-90 एंगल बराबर है हो रहा है, मतलब राइट एंगल एक 90-90 एंगल बराबर हो रहा है। और दूसरा क्या, एक साइड बराबर हो रहा है, मतलब हाइपोटेनस को देखिए 90 एंगल को क्या राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है, उसको आर, आर मतलब 90 डिग्री है ना। और हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, एच, है ना। और एक साइड है तो साइड को एस बोल देते हैं। तो बताइए आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, बताइए। हाँ ठीक है, तो इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे किससे, आर एच एस से। तो इसीलिए क्या कर देंगे, हाँ लेकिन कॉन्ग्रुएंट लिखने में, कॉन्ग्रुएंसी वो वाला लिखने में थोड़ा आपको ऑर्डर को ध्यान में रखता है, जैसे सिमिलरिटीज को लिख रहे थे, सिमिलरिटी को वैसे इसको पहले लिखते हैं ए डैश बी डैश, इस ट्रायंगल को सर्वोंसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सिंबल है ना। किसके, यहां पे लिखने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ए डैश किसके बराबर है, मतलब ए डैश बी डैश बी के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। तो इसमें देखिए क्या क्या आ गया, बी डैश बी आ गया, बचा क्या ए। एक बार देखते हैं सही है कि नहीं, एक बार देखते हैं सही है कि नहीं। देखिए ए डैश बी के बराबर, ठीक है। 90 मैच किया कि नहीं, देखिए तो ये ए डैश बी डैश के बराबर, ए डैश बीच में, बी डैश बीच में, इसको सही कर देंगे बी डैश। अब देखिए आई थिंक सब बराबर होना चाहिए, ये ए डैश बी डैश बराबर, और कोई बराबर वाला साइड था ये ना, ये क्या है ए डैश बी डैश बी के बराबर, ए डैश, हाँ अच्छा ये ए बी डैश फर्स्ट लास्ट किसके बराबर, ए बी डैश, तो ए बी डैश। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, और ये क्या था, ये बी। अच्छा अब लगता है और गड़बड़ा जाएगा ये, देखिए तो अब ये मैच कर रहा है, देखो हमको इस एंगल को मैच कराना है, ए बी डैश, ए हो गया नहीं, प्रूफ हो गया, इसको लिखना होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, समझे ना। तो ये नहीं फिट नहीं आ रहा है, इसको पहले फिट करते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा एंगल को हम जो है ना सेट करते हैं, एंगल को पहले बीच में रख देते हैं, ए डैश नहीं बी के इक्वल होगा, ए डैश बी के इक्वल होगा। अब थोड़ा साइड को इंक्लूड कर देते हैं, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ए बी डैश बराबर ए बी डैश। तो बी डैश यहां लिख दे तो सही हो जाएगा, देखिए तो आपको नहीं दिखता है, ये सही हुआ, ए बी डैश है ना, ठीक है। अब देखिए सुनिए, तो यहां पे जो है जब ये कॉन्ग्रुएंट, ये बता देते हैं किससे है, आर एच एस से, है ना। जब ये यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब एंगल, सब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होगा। तो मतलब ये एंगल है, देखिए ए डैश एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, अरे रे 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 रे, ए एंगल ए लिखते हैं, ए किसके बराबर होना चाहिए, ए एंगल, यहाँ पे सेट ही नहीं हुआ, आप लोग बोले सेट हो गया फिर से ठीक से रुकिए, इसका कोई मायने नहीं हुआ, फिर से करेंगे देखिए ए कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही ट्रायंगल में हम घूम जाते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसमें हम लिखना चाहते हैं, रुको ए बी डैश, हे रे नुनू, ये तो ए बी डैश तो दोनों सेम है ना, दोनों में
ए बी डैश, तो यहाँ पे लास्ट फर्स्ट लास्ट आया तो हम एक बार हिट एंड ट्राई करते हैं, फर्स्ट लास्ट ए बी डैश, तो फर्स्ट लास्ट ए डैश 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 बी डैश, ए बी डैश ए, फिर से बी डैश ए बी डैश ए बी डैश। अच्छा, इसमें कौन सा साइड बच गया? अब बी बचा, लिखे हाँ ए डैश बी 90 हो गया। अच्छा, इस एंगल को एक मिनट, इस एंगल को लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, सुन सुन सुन, यहां से। अच्छा, इस एंगल को, आई एंगल को यहां से लिखे, क्या लिख सकते हैं? देखिए बी ए बी डैश, एंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, तो यहां पे क्या हो जाएगा एंगल? उधर से होगा ए डैश बी डैश ए, एंगल ए डैश बी डैश ए, ये दोनों क्या है? बराबर है, हो गया ना? तो इसी को क्या लिखेंगे? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये देखिए, यही तो है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूव्ड। ये सिर्फ मैथमेटिक्स यूज किए हम, ठीक है ना? तो ये मैथमेटिक्स यूज किए, और लैंग्वेज जब देंगे तो ये बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा, सबकी समझ में। इसको मिटा दें, हाँ ठीक है, सब फोटो पहुंच जाएगा। आपको फोटो ये अभी तक दिख रहा है। अच्छा, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। देखिए, आपको कैसे पूछा जाएगा? हाइगेंस प्रिंसिपल को बोलेगा प्रूफ करने, मतलब डिफाइन करने, और हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने, ये एक क्वेश्चन। या फिर ये नहीं तो ये भी पूछ सकता है अल्टरनेट करके, हाइगेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करने, या फिर हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने। तो रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिए, अब किसको प्रूफ कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन को। नहीं, एक साथ दोनों कैसे प्रूफ करें? देखिए देखिए, समझ गए? ठीक है, अब देखिए, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, है ना? देखिए, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। देखिए ये क्या है? अच्छा, यहां पे जो आप ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किए ना, उसमें आप लैंग्वेज में एक चीज को इंक्लूड कर सकते थे, मतलब लैंग्वेज के लिए बता रहे हैं, मैथमेटिक्स तो कंप्लीट है। ऐसे जैसे आ रहा था ना, ये ए और ये बी, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये ए, और यहाँ पे आया था बी डैश। तो इस पे थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी लगा कि हम हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज भी कर रहे हैं, नहीं लगा? देखिए, आप यूज भी कर लिए लेकिन पता भी नहीं चला है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है? बी पॉइंट है, और ये क्या है? बी, मतलब यहाँ पे बी डैश है और ये क्या है? बी है। तो बी के वजह से नहीं ये प्रोड्यूस होता है, तो मतलब क्या, बी डैश को क्या लगेगा? ये है फ्रेश सोर्स। ये तो आपको मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा, बी एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ बी डैश। तो ये जो बोले, ये किसको यूज किया हम? हाइगेंस प्रिंसिपल को। थोड़ा लगना चाहिए कि हाइगेंस प्रिंसिपल को आप यूज कर रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन ये समझिए, लेकिन ये प्रूफ है, हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से हो गया ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ। एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अलग अलग चीज में अप्लाई कर रहे हैं तब, है ना? ये प्रूफ कर रहे हैं आप, लेकिन अप्लाई तो इसी को कर रहे हैं प्रूफ करने में। देखिए रिफ्रैक्शन, अब इसके लिए भी देखिए, रिफ्रैक्शन का भी अगर आपको रे डायग्राम बनाने आया, जितना अच्छा से रे डायग्राम समझ में आएगा उतना अच्छा से आप इसमें मैथमेटिक्स यूज कर पाएंगे। तो पहले हम लोगों को समझना है वेव। देखिए, इससे पहले क्या समझ रहे थे हम लोग? रे के टर्म में समझ रहे थे कि रे कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे रिफ्रैक्ट होता है,
ये समझ रहे थे। लेकिन अब हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में क्या समझना है, वेव फ्रंट कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाते हैं, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, लेकिन क्या है, ये इंटरफेस है। तो देखिए उसी तरह से ये रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगा। एक रे को यहाँ पे नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि एक रे से हम वेव फ्रंट को कैसे दिखाएंगे, है ना। दो दिखाएंगे, उसके बीच में आप लोग कंसीडर कर लेते कि इसके बीच में भी बहुत सारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो ना, ये एक पॉइंट आया ए, इस पे इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पे एक पॉइंट होगा बी। देखते हैं ये वेव फ्रंट है, ये दोनों रे के परपेंडिकुलर है ना। इस तरह से आपको सेटअप बनाना है। इसके बीच में भी बहुत सारा पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, सेम फेज में होगा, तब ना इसको वेव फ्रंट बता रहे हैं हम। हाँ, ये इस पे आके इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे ए पे आके टकराया, और ये अभी तक यहाँ है। लेकिन यहाँ पे देखिए बात बदलेगा। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम ही मीडियम में ना सब कुछ होता है, रे सेम ही मीडियम में आता है, इसीलिए वेलोसिटी नहीं बदल रहा था, और उसको यूज करके हम डिस्टेंस को इक्वल कर दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम, ये एक मीडियम, ये दूसरा मीडियम। अच्छा, मीडियम जब अलग अलग है तो ऑब्वियसली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी यहाँ पे दिखाना चाहिए, μ1 और μ2। अच्छा, हम करने वाले क्या है यहाँ पे वो बता रहे हैं, पर्पस पहले यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना चाहते हैं। ऐसा क्या कर दें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, देखिए पहले उसको हम रिकैप कर देते हैं। ये रे आया, ये μ1 मीडियम, ये μ2, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो रे किधर से, μ1 से किस में आया, μ2 में आएगा। तो मान लीजिए कि ये जो है ना, ये रेयर मीडियम है, ऐसे कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा तब ना दिखाएंगे हम। और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो इधर आया तो रेयर टू डेंसर जाता तो किधर मुड़ता है, नॉर्मल की तरफ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। हाँ, लिखने के लिए किसी और तरह से सिखाए, डायरेक्ट हम इस फॉर्म को लिख दिए, है ना। तो इसी को ना आप स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब इसी को ना प्रूव करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का रेशियो है, वो इस दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ये अगर प्रूफ कर दिए तो क्या हमको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अलग से प्रूफ करना पड़ेगा? तो मेन चीज है इसको प्रूफ करना, समझे ना। तो इसी को हम दिमाग में रखेंगे, पहले फिगर बनाते तब उस फिगर में इस चीज को अप्लाई करेंगे हम। साइन आई साइन आर। तो अभी देखिए ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट बहुत सारा होगा, लेकिन किसी एक वेव फ्रंट को दिखाते हैं क्योंकि उसी से हम मैथमेटिकल डेरिवेशन लाएंगे। देखिए ये पॉइंट है, ये एक वेव फ्रंट है जो कि इस तरह से आया, क्योंकि रे हम ऐसा नहीं बता रहे कि इस तरह से जा रहा है, इनक्लाइंड होकर आ रहा है, किसी न किसी एंगल पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली इस वेव फ्रंट का जो एक पॉइंट है वो इंटरफेस से टकराएगा और दूसरा पॉइंट उस टाइम पे इंटरफेस से नहीं टकरा पाएगा, मतलब क्या, दूर ही रहेगा, पीछे ही रह जाएगा। तो ये यहां आया तो ये यहां है। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो है ये पॉइंट, इस वेव फ्रंट का ये पॉइंट अब क्या करेगा, दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, मतलब रिफ्रैक्ट करेगा, है ना। और जब ये दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा होगा उस समय तक में इस वेव फ्रंट का पॉइंट भी वो इंटरफेस की ओर ही आ रहा होगा, है कि नहीं बताइए। हम सेम टाइम का कंसिडरेशन कर रहे हैं, है ना। तो मान लिए कि ये दूसरे मीडियम में जाएगा, मतलब इस मीडियम में आएगा, इस मीडियम में कहीं पे आएगा, वो उसका लाइन हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस मीडियम में इंटर करेगा। और आपको पता होना चाहिए इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा और इस मीडियम में लाइट का स्पीड कुछ और होगा। हम v1 बता दिए, इसको क्या बता दिए, v2 बता दिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है ना। यहाँ पे आया तो ये जो पॉइंट ए है ना, ये वेव फ्रंट, इसमें किस स्पीड से चल रहा होगा, v1 की स्पीड से, और इसमें अलग स्पीड से चलेगा। लेकिन मेरा कंसिडरेशन ये है कि सेम टाइम का कंसिडरेशन, सेम टाइम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, कहां अप्लाई करना चाहते हैं वो समझिए।
मेरा कहने का ये मतलब है कि जब तक में ये पॉइंट बी इंटरफेस से टकराएगा ना, तब तक ये आपको दूसरे मीडियम में मिलेगा। होगा कि नहीं बताइए? हाँ, तो ये इस मीडियम में आया जिस टाइम में, तब तक में ये क्या हुआ, इस इंटरफेस पे टकराया, मतलब यहाँ पे क्या, बी डैश, मतलब ये वेव फ्रंट अब अलग वेव फ्रंट आ जाएगा ना, तो उसको हम बी डैश बोलते हैं। यहाँ पे आके बी डैश हो गया। अब देखिए इसके लिए बी डैश के लिए ये जो है ना, ये पॉइंट फ्रेश सोर्स की तरह अपीयर होगा। लगा दिए हम हाइगन्स प्रिंसिपल एक बार में, है ना। तो अब देखिए, अगर बताइए यहां से यहां आने में टी टाइम लगा रहा है, एक बात बता रहे हैं, यहां से यहां आने में टी टाइम लगा रहा है, तो यहां मेरा यहाँ पे भी कंसिडरेशन है कि उसी टी टाइम में बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टी टाइम में ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये उसी टी टाइम में कहां से कहां तक जाएगा। मान लिए कि यह देखिए ये यहां आया, हम ये नहीं दिखा रहे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। आपको अब समझ में आएगा कि रिफ्रैक्ट मोर क्यों जाता है। हम अभी नहीं कंसिडरेशन कर रहे हैं कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो मोर, देखिए नहीं ना, हम ये वेव फ्रंट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, हमको नहीं पता। तो जिस टाइम में मतलब टी टाइम में अगर ये यहां से यहां आया, तो हम चाहते हैं कि ये टी टाइम में कहां गया होगा। देखिए ऑब्वियस बात है कि ये अगर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा आपको। ये रेरर मान लेते हैं, ठीक ना, रेरर मीडियम, ये डेंसर। ऑब्वियस बात है कि रेरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और टाइम से भी लेना है। बताइए अगर टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस, तो उसी टी टाइम में, अब तो ये सेकेंड मीडियम में आ गया ना, उसी टी टाइम में कमेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम हो चुका है। फिर से समझिए, ये यहां से यहां आ रहा है, ये मान लिया हवा में, ठीक ना, रेरर मीडियम है, तो टी टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसी टी जब तक में ये यहां से यहां आ रहा है, उसी टाइम में ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो टी टाइम में ये यहां से यहां आ रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसी टी टाइम में ये इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी घट चुका है इसका, वेलोसिटी घट चुका है, तो उसी टी टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। कम डिस्टेंस हो सकता है, इतना डिस्टेंस दिख भी रहा है ना कि कम डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस से दिख रहा है ना। अब इसको हम अगर ए डैश माने, तो इसको मिलाएंगे तब ना वेव फ्रंट बनेगा। तो देखिए ये गलत डायग्राम बना, क्योंकि वेव फ्रंट जो है वो रे के परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो हमको पता है कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये, हमको पता है उसी टी टाइम में ये इतने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन वो डिस्टेंस कम से कम इस लाइन में ये ट्रैवल नहीं करेगा। ये बात हमको समझ में आ गया, क्योंकि रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, है ना। तो ये गलत लाइन है ना। तो अब बताइए इस लाइन को क्या कर दे कि इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो जाए, क्या कर दे कि इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो जाए। मान लिया इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इतना इतना, हम अभी देखिए क्या एज्यूम कर रहे हैं, एकदम इनोसेंट हो चुके हैं इसके केस में, कि मतलब जो है ना ये मतलब सीधे लाइन में जा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, सीधे लाइन में ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगा, और ये जब परपेंडिकुलर होना चाहेगा तब तक में इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा हो जाएगा। ये तो गलत कॉन्सेप्ट है ना। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम रखना है, और डिस्टेंस को कम रख के 90 बनाना है, तो उसके लिए इसके लाइन को चेंज करना पड़ेगा आपको। है देखिए, कुछ लाइन को अगर ऐसे चेंज करें ना, तो कुछ यहाँ पे बताया जा सकता है। देखिए 90 बना, तो इसी से पता चला, आ रहा था इधर, आ गया इधर, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ ना लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं किया हम उस रे डायग्राम को, हम वेव फ्रंट और रे को यहाँ पे इंक्लूड करके तब बताया कि इस तरह का बात हो रहा है। ये लाइन ये था, लेकिन ये लाइन इधर हो गया, इसका नॉर्मल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे अब दिखाने की कोई जरूरत है भी नहीं, है ना। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां पे भी आप बना दीजिए वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दिखा दीजिए। अरे तब नहीं ये इसके पैरेलल होगा, क्योंकि फिर इसको पैरेलल जाना है, तब नहीं ये रिफ्रैक्ट होगा, फिर इसको पैरेलल जाना, नहीं तो सीधे निकल जाए तो पैरेलल होगा, 90 होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखने बाद ही पता चलता है कि अच्छा इस तरह का डायग्राम बनेगा, है ना। तो ये क्या है, आर है, समझे। तो ये आर है,
अब हमको कुछ नहीं करना है देखिए, हमको ये एंगल कोई बता दे, और अच्छा ये 90 है ना, यहाँ पे ये 90 है ना, हमको ये एंगल कोई बता दे, हमको ये एंगल कोई बता दे। बताइए एंगल अगर हम आई बोले तो कोई दिक्कत है? और कैसे बोले, हम थोड़ा सा देखते हैं कि 90 होगा कि नहीं। अच्छा ये देखिए एकदम आसान है, ये उतना टफ कैलकुलेशन नहीं है, एंगल जो उसमें कैलकुलेट कर रहे थे, दो दो एंगल को मिला मिला तब घटाना पड़ रहा था, है ना, ये उतना ज्यादा टफ नहीं है। देखिए कैसे, ये अच्छा वेव फ्रंट पर रे तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, ये परपेंडिकुलर 90 में से आई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा, ये है ये बिंदा वाला हो गया 90 माइनस आई। अब बताए फिर से ये 90 है ना ये, हाँ अब 90 में से इतना घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट्टी क्या बचा। अब हम उसको कैलकुलेट करने वाले नहीं, इसको डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, इसको आर लिखेंगे, वो आई है तो ये आर लिखेंगे, समझ में आया। ठीक, अब देखो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं चलिए बढ़िया। तो ये आई है और ये क्या है, आर है। अब ये दोनों कैलकुलेशन होने के बाद अब इसमें कोई अरे कोई झंझट नहीं है, अभी सिर्फ झंझट ही बोलिए हाँ झोल झंझट नहीं है, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स यूज करते हैं। देखिए हमको रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, साइन आई और बाय साइन आर। अरे साइन आई पहले आएगा, साइन आर पहले आएगा, तब हम बाय वो करेंगे, है ना। तो पहले हम साइन आई इस ट्रायंगल में कैलकुलेट करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। इसमें देखिए क्या करेंगे, साइन आई इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी तो ये हो जाएगा, पी बी बाय बी डैश, एच तो इसके सामने वाला, तो मतलब ए बी डैश, ए बी डैश, है ना। चलो ठीक। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इस मीडियम में लाइट जब v1 वेलोसिटी आ रहा है, इस मीडियम में जब v2 वेलोसिटी आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी क्यों ना हम कैलकुलेट कर लें, जरूरत तो पड़ेगा ही अभी। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक ट्रैवल करने में t टाइम ले रहा है, v1 वेलोसिटी आ रहा है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, v1t, वही vt v1t, यहाँ पे v1 यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहां से यहां आने में v2t, ये डिस्टेंस जरूरी था। अच्छा यहाँ पे देखिए p बाय एच, एच का वैल्यू कितना है, ए बी डैश, और देखिए ए बी बी डैश, बी बी डैश का वैल्यू कितना है, बी बी डैश का वैल्यू है देखिए v1 बाय v1 इंटू टी, अब बटे ए बी डैश का वैल्यू कितना है, ए बी डैश को छोड़ना है, लिख देते आराम से, नहीं है तो लिख देंगे, ए बी डैश का वैल्यू नहीं है, दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, क्या दिक्कत है, हाँ? तो ये किसका वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, साइन आई इक्वल टू v1t बाय ए बी डैश, है ना, ये साइन आई आ गया। अब क्या लाना है, साइन आर। तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे अब, किसका, इसका ना, हाँ ये देना पड़ेगा, नहीं तो ट्रायंगल लिखेंगे कैसे, सी कहीं नहीं दिया ना, चलो ठीक, हाँ ए सी बी डैश, इन ट्रायंगल ए सी बी डैश, एन छुपा हुआ है वहां पे, अब आया बाहर तो ए सी बी डैश, तो लगा दीजिए साइन आर बराबर क्या, देखिए पी, पी क्या हो जाएगा, ए सी, अब बटे एच ना, एच क्या हो जाएगा, ए बी डैश, ए बी डैश, एसी का क्या वैल्यू होगा, एसी का बी टू टी, बी टू टी, और ए बी डैश का क्या वैल्यू होगा, ए बी डैश का कुछ छोड़, साइन आर इक्वल टू बी टू टी बाय ए बी डैश, ठीक है, ये क्या आ गया, हाँ साइन आर आ गया, दोनों आ गया। अब आराम से आप स्नेल्स लॉ के पास जाइए, तो डायरेक्ट
क्या करेंगे, साइन आई अब बाय साइन आर बोल देंगे, डिवाइडिंग फलना एंड चिलना, है ना। क्या है ये साइन आई, v1t बाय ए बी डैश, डायरेक्ट कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ए बी डैश, ये क्या हो जाएगा v2t, रेशियो करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कहानी खत्म, ये भी कट जाएगा। तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v1 बाय v2। बोले हमको प्रूफ कुछ और करना था, म्यू के टर्म में ना, चले जाते हैं म्यू के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्योंकि यहां से अब म्यू के टर्म में जाएंगे, देखिए। अच्छा म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय भी ना, तो भी को कन्वर्ट करना है तो भी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय म्यू। म्यू अब जिस मीडियम का यूज करेंगे उस मीडियम का हम जो है ना म्यू भी यूज करेंगे और भी यूज करेंगे, है देखिए v1 किस मीडियम का है, फर्स्ट मीडियम का ना, तो सी तो पहले लिखना पड़ेगा आपको, सी बाय म्यू भी किस मीडियम का, फर्स्ट मीडियम का, क्या होता है म्यू1 मेन बटा। अब देखिए v2 सी बाय म्यू2। अब देखिए साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू सी बाय म्यू1 इंटू म्यू2 बाय सी, देखिए म्यू2 बाय म्यू1 आ गया, प्रूफ हो गया, 5 नंबर हाथों हाथ कैश। प्रूव्ड, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बोलो नहीं, ठीक। अभी 200 टॉपिक पढ़ाएंगे। सुनिए अब टॉपिक बदलेगा, ये हाइडेंस प्रिंसिपल तो अब आएगा भी नहीं, है ना, एग्जाम में नहीं, मतलब यहाँ पे भी जो टॉपिक पढ़ाएंगे एग्जाम में तो आएगा ही, है ना। अब हम पढ़ाने वाले हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट नहीं वो नहीं बोल रहे, सोर्स ऑफ, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, लाइट है तो लाइट तो वेव है ना, जब लाइट वेव है, जब लाइट वेव है तो वेव के पास तो वेवलेंथ भी होगा, और लाइट मतलब लाइट के पास वेवलेंथ भी होगा और लाइट के पास फ्रीक्वेंसी भी होगा, है ना। और आपको पता है कि ये फेज वाला भी कुछ होता है, फेज भी कुछ होता है ना, अगर दो लाइट का बात करें तो इसका कुछ ना कुछ सेम फेज होगा, या फिर फेज डिफरेंस होगा, या फिर कांस्टेंट फेज होगा, मतलब 3 टर्म को यहाँ पे ला रहे हैं हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए, एक वेवलेंथ, दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा फेज, इसी में आ जाएगा फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज। देखिए जैसे एक यहाँ पे है सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे, ये भी अपना लाइट एमिट कर रहे हैं, ये भी लाइट एमिट कर रहे हैं, है ना। तो इस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी हम जो है ना देख लिए कितना है, और इस लाइट का भी देख लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, है ना। जब दोनों लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, इस दोनों लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या देख लिए फेज, फाइ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस लाइट का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फेज इस लाइट के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फेज के इक्वल हो जाए, तो इस दोनों सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है, और इस दोनों लाइट को कोहेरेंट लाइट बोला जाता है। समझे बात को, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ मतलब कोहेरेंट लाइट क्या हो गया वो समझ में आ गया। मतलब देखिए ये लाइट जो प्रोड्यूस करेगा, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस्ड लाइट है, इस लाइट का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फेज इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फेज के इक्वल हो, तो इस दोनों लाइट को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये दोनों मतलब इस दोनों सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये दोनों इस दोनों सोर्स ऑफ लाइट को बोला जाता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, और ये जो लाइट है इसको बोला जाता है कोहेरेंट लाइट, है ना। अभी के बाद कभी भी यूज करेंगे कोहेरेंट लाइट
तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा वेवलेंथ सेम होगा, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फेज सेम होगा। हाँ एक और चीज है, अगर फेज सेम नहीं भी हो तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट कम तक कभी बदलना नहीं चाहिए। अगर दो लाइट मतलब दो लाइट है, दो लाइट के बीच का फेज डिफरेंस मान लियो पाई है 180, तो हमेशा कितना डिस्टेंस तक जाए 180 ही रहे। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब ये है। फेज या तो सेम हो या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस नहीं बदले। तो इस दोनों सोर्स ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम कहां से लाएंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को या फिर कोहेरेंट लाइट को ऑब्टेन करने का सबसे अच्छा तरीका हम बता रहे हैं। अच्छा बताइए, एक लाइट से जो एक सोर्स ऑफ लाइट से, एक ही बल्ब से जो भी लाइट आएगा वो सब कोहेरेंट लाइट होगा कि नहीं बताइए? वेवलेंथ सेम होगा है, सेम लाइट है और सेम फेज में तो होगा है और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो लेकिन हमको तो एक देखिए, एक सोर्स ऑफ लाइट से जो भी लाइट आएगा कोहेरेंट लाइट होगा, लेकिन हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? कहीं ना कहीं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में दो सोर्स ऑफ लाइट तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? एक के सोर्स ऑफ लाइट को दो सोर्स ऑफ लाइट के टर्म में कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पर एक बल्ब है, एकदम जला दिए हैं, है ना। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, एक ही बल्ब से सब लाइट आ रहा है। इस कार्डबोर्ड में है, यहाँ थोड़ा सा छिद्र कर दिए और यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र कर दिए, समझे? ऐसे देखेंगे कार्डबोर्ड के इधर से तो आपको नहीं लगेगा कि बल्ब जल रहा है, आपको लगेगा एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है और एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, और इससे जो लाइट आएगा इससे जो लाइट आएगा ये तो कोहेरेंट लाइट होगा। समझ रहे कोहेरेंट लाइट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? और इस दोनों लाइट, इसमें भी कोई शक है कि इसमें तो वेवलेंथ भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, फेज भी सेम होगा, फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा ही, है ना। तो कोहेरेंट लाइट समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया, ठीक है। देखिए फेज सेम होना, फेज डिफरेंस, अब फेज को थोड़ा और डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैथमेटिक्स हम फेंकेंगे, मतलब मैथमेटिक्स जो अप्लाई करेंगे वो डायरेक्ट फेज को ही लेके अप्लाई करेंगे, है ना। तो फेज को थोड़ा और बढ़िया समझते हैं, फेज को और अच्छे से समझते हैं। फेज देखिए, तो सेम उसी तरह से बनाते हैं हम। एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिए, यहाँ पे दो छिद्र है, और इससे क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। तो ये तो अब लगेगा कि अलग सोर्स ऑफ लाइट, ये लगेगा अलग सोर्स ऑफ लाइट, है ना। चलिए ठीक है, तो यहां से भी लाइट आएगा, यहां से भी लाइट आएगा। हम किसी एक पॉइंट को एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है। अच्छा बताइए, इस पॉइंट पर लाइट, इस पॉइंट पर जो लाइट आएगा वो तो यहां से भी आएगा और यहां से भी आएगा। अगर एक लाइट को ले भी जाते हैं, देखिए यहां से आएगा और यहां से भी जाएगा, है तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दोनों जाएगा, यहां से भी लाइट जाएगा, यहां पे से भी लाइट जाएगा, मतलब लाइट जाएगा कहने का तो समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? वेव फ्रंट जाएगा, समझे, यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा, दोनों इस पॉइंट पे आएगा। अब देखिए ये फेज सेम होना, डिफरेंस होना क्या है? ये लाइट आएगा, इतना समझ गए। अच्छा इस पॉइंट पे भी अगर कोई पॉइंट बी भी कंसीडर करें, कोई पॉइंट अगर बी भी कंसीडर करें, तो इस बी पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ लाइट आएगा, बी पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ लाइट आएगा, यहां से भी आएगा और यहां से भी जाएगा, यहां पे भी कंसीडर करें तो यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा, हर पॉइंट पे दोनों जगह से लाइट जाएगा, दोनों सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पहुंचेगा, है ना। अब देखिए दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, देखिए यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और यहां पर दूसरा पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखिए यहां पर जो लाइट आएगा ये कुछ इस तरह से जाएगा, समझिएगा। यहां से यहां पर जो लाइट जाएगा उसको भी हम बताएंगे बाद में, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा बना ही देते हैं, यहां पे इसको डिफाइन करते हैं। देखिए सेम फेज में होने का क्या मतलब है वो समझिए।
सेम फेज में होने का क्या मतलब है? अच्छा देखिए, ये जो लाइट आएगा है इस तरह का हम बनाते थोड़ा ऐसे, यही ना मतलब ऊपर गया। देखिए सेम फेज में होने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो पहुंचा ये लाइट, यहाँ पे जो पहुंचा ये ऊपर से आके नीचे जा रहा है ना। ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं। और यहां पर देखें तो देखिए, जब इसका पार्टिकल, देखिए दो सोर्स ऑफ लाइट है, दो लाइट यहां पे पहुंच रहा है। जब इस सोर्स ऑफ लाइट का यहां पे देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई पार्टिकल नहीं होता है ना। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए ये जीरो डिस्टर्बेंस को टच कर रहा है ऊपर से नीचे, ये भी देखिए ऊपर से नीचे जीरो डिस्टर्बेंस को टच कर रहा है ना। यहाँ पे दोनों जीरो डिस्टर्बेंस पे आ रहा है ना। तो क्या कहेंगे, ये दोनों लाइट बताइए सेम फेज में है ना, ये दोनों सेम फेज में। अब देखिए सेम लाइट है, इसके लिए इस पॉइंट के लिए तो सेम फेज में था है ना। और एक चीज और देखने, देखिए दोनों का डिस्टेंस जो है ना लगभग हम सेम एज्यूम किए, सेम डिस्टेंस, इसीलिए जो है ना मिड पॉइंट पे एज्यूम किया है, यहाँ पे दोनों सेम है ना। अब इसको एज्यूम कीजिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे क्या होगा है, देखिए ये है। अच्छा कितना बार हम पहुंचा, 1 2 3। अब देखिए ये जब तक मैं वहां गया तब तक मैं देखिए यहां आया, फिर ये यहां है ना। अब फिर देखिए ये कहां जा रहा है, देखिए दोनों सेम फेज में नहीं है, सेम फेज में नहीं है। देखिए ये जीरो डिस्टर्बेंस समझिए आप, जब ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं। तो सेम सोर्स ऑफ लाइट है, सेम लाइट है, और यहाँ पे सेम लाइट है। देखिए सेम लाइट जो है ना पॉइंट, देखिए सेम लाइट यहाँ पे एक पॉइंट को सिलेक्ट किए तो एक पॉइंट पे सेम फेज में आ रहा था, लेकिन दूसरे रास्ते को सिलेक्ट किए, दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किए तो वहां पे क्या हो रहा था, डिफरेंट फेज में आ रहा है। लाइट तो सेम है, तो ये फेज सेम होना, फेज डिफरेंस होना, इस तरह का बात है। पॉइंट टू पॉइंट ये वैरी करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद आता है फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। तो इसके बाद आपको समझ में आएगा वो सब, ये सब जब समझ में आएगा तब। ये फेज डिफरेंस होने का मतलब समझे, सेम ही लाइट का फेज और फेज डिफरेंस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। अलग अलग पॉइंट पे फेज डिफरेंस वो जो है ना अलग अलग हो सकता है, कहीं पे फेज सेम भी हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाए है ना। अच्छा एक बात और भी आपको समझना पड़ेगा, फेज डिफरेंस समझ लिए, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होगा, वो पॉइंट पर वैरी करता है ना। एक चीज और समझिए आप, देखिए ये वेव है, एक वेव का मतलब समझते हैं, एक वेवलेंथ का मतलब, एक साइकिल का मतलब कभी बताए थे आपको है। देखिए ये ऊपर से नीचे आया, फिर ये नीचे से ऊपर गया, इसको क्या बोला जाता है, वन वेव है ना। एक साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसको आप ऊपर उठाइए ऐसे रखिए और नीचे नीचे वाले को नीचे से रखिए आप, तो लग रहा है ना एक साइकिल बन रहा है, तो इसको एक साइकिल बोला जाता है। और एक साइकिल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 पाई, कितना एंगल बनता है, 2 पाई बोला जाता है, समझे ना। अच्छा बताइए यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोला जाता है, वेव लेंथ बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, एक वेव के, हाँ यहां से यहां तक को क्या बोला जाएगा, वन साइकिल, या फिर एक वेव, क्या बोला जाएगा, एक वेव। और एक वेव का जो लेंथ होता है उसको क्या बोला जाता है, एक वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बोला जाता है। एक वेव का जो लेंथ होता है उसको एक वेवलेंथ बोला जाता है। और कुछ बताइए, एक वेवलेंथ में कितना एंगल, एक वेवलेंथ कितने एंगल के इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2 पाई के इक्विवेलेंट। अगर कभी हम एक वेवलेंथ को लैम्डा बोला जाता है, एक वेवलेंथ, एक वेव का मतलब है कितना एंगल, 2 पाई। ये बोलेंगे तो अच्छा, आधा वेव लैम्डा बाय 2, आधा वेव का क्या मतलब, सिर्फ पाई है ना। तो इस तरह से आपको जो है ना वेवलेंथ मतलब वेव और एंगल में जो है ना वो मतलब रिलेशन पता चलना चाहिए, वेव और एंगल में आपको कुछ ना कुछ रिलेशन पता चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए ये एक वेव बना दिया, एक देखिए दूसरा बनाते हैं।
देखिए इस दोनों में ये दो वेव है ना, एक वेव यहां है और दूसरा वेव यहां है, ये एक वेव है ये दूसरा वेव है, देखिए दोनों वेव है। और इसमें देखिए फेज डिफरेंस को लेकर कुछ सोचिए आप, फेज सेम है कि अलग अलग है? देखो बोल रहे सेम है, बात वो नहीं है। देखिए ये अभी हाफ साइकिल ना हाफ वेव ना कंप्लीट कर रहा है, जब तक में ये हाफ वेव कंप्लीट कर रहा है तब तक में ये फुल वेव कंप्लीट कर रहा है। मतलब जब तक में एंगल के रिस्पेक्ट में सोचे आप, जब तक में ये 2 पाई एंगल फॉर्म कर रहा है तब तक में ये पाई एंगल ही फॉर्म कर रहा है। कितने का डिफरेंस है, ये कितने से आगे है? तो इसको बोला जाता है कि इस दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई है। ये एक बार समझा दिए हम, फेज डिफरेंस फील करा दिए, अब यूज करते रहेंगे इस मतलब फेज डिफरेंस को। फेज डिफरेंस का ये मतलब होता है ना, ये पाई से ये फेज, ये जो है ना ये वेव इससे पाई एंगल से आगे है ना। मतलब जब तक में ये लेमडा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये जो है ना लेमडा इसका हाफ ही ट्रैवल करता है। देखिए ये डिस्टेंस के टर्म में बता रहे हैं, मतलब पाथ लेंथ है ना। तो देखिए पाथ लेंथ यहाँ पे लेमडा हो गया और इस पाथ लेंथ लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, फेज 2 पाई है ना। पाथ लेंथ बोलेंगे तो ये, और हमको कभी फेज बोलना हो तो क्या बोलेंगे 2 पाई। तो समझ गए पाथ लेंथ और फेज में मतलब वेव लेंथ और फेज में क्या रिलेशन है। और ये फेज डिफरेंस अलग होने का क्या मतलब है, सेम होने का क्या मतलब होता है, ये देखिए ये कैसे होता है, सेम टू सेम ऐसे देखिए, जैसे ये गया ये ऊपर फिर नीचे तो फिर ये जहां पे ये खत्म हो रहा है ये भी वहां पे खत्म होता है, ये हो जाता है सेम फेज। सेम फेज का होने का मतलब क्या है, फेज डिफरेंस 0। तो इतना बात समझ में आ गया, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट समझ में आ गया, कोहेरेंट लाइट समझ में आ गया। तो अब आपको हम बताएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ वेव, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। थ्योरम अगर आपको समझ में आया तब आज के बाद वेव ऑप्टिक्स का क्लास आपको समझ में आएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो ये वाला समझ में आएगा तब, ये सब समझ में आएगा तब वो यंग स्लिट, वो बहुत दूर है अभी है ना। तो यहां पे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ वेव्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सुपरपोजिशन क्या होता है, देखिए इसको अगर आप थोड़ा ज्यादा फील करना चाहते हैं तो एक रस्सी के मदद से इसको समझना आसान, एक रस्सी के मदद से आराम से आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होता है ना, रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होता है उस वेव को आप आराम से मतलब देख सकते हैं। देखिए ऐसे जैसे रस्सी बंधा हुआ है तो इसको ऐसे ऐसे आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये 0 डिस्टर्बेंस है, ये रस्सी का कुछ पार्ट ऊपर जाएगा कुछ पार्ट नीचे जाएगा। देखिए ये रस्सी का ही पार्टिकल का ही ना डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर, ये रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, ये रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो ये रस्सी के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से होता है ना। ये तो एक रस्सी में प्रोड्यूस्ड वेव है ना। अब जो है ना आप दूसरा रस्सी और जोड़ लीजिए, उसमें भी आप जो है ना एक और रस्सी जोड़ के तब उसमें भी वेव प्रोड्यूस कीजिए। मतलब ये बोल दिए वेव 1 y1 है ना, इसको क्या बोल दिए वेव 1। तो ये है वेव 1, ये फर्स्ट एक रस्सी है और दूसरा रस्सी हम बना रहे हैं यहाँ पे, इसको भी जोड़ दिए, इसको भी एक साथ ही जो है ना वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ ही इसको वाइब्रेट कर रहे हैं आप। तो इसका भी क्या होगा, इस तरह से दोनों वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप देखेंगे कि इस रस्सी का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रहा है ये भी कुछ ना कुछ हो रहा है, ये भी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये टकराएगा कि नहीं बताइए, रस्सी में रस्सी टकराएगा। तो देखिए ये अकेला रस्सी था तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, ये एक और रस्सी आ गया तो ये रस्सी जब टकराएगा तो ये बताइए रस्सी और ऊपर जाएगा कि नहीं बताइए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना, ये नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर बढ़ेगा ना, इधर भी नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ना। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, कहने का मतलब जब दो वेव, इसी को बोला जाता है कि वेव जो है ना सुपर इम्पोज हुआ, समझे। वो वेव मतलब वेव क्या है, सुपर इम्पोज हुआ मतलब वेव एक दूसरे से मर्ज हुआ। दो वेव को हम मिक्स कर रहे हैं, दो वेव को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से दो मतलब रस्सी में जो आप वेव प्रोड्यूस किए उसको क्या कर दिए, यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा फेनोमेना कि एक रस्सी का ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, दूसरा भी रस्सी होगा, उसको वाइब्रेट करेंगे तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो दूसरी रस्सी को क्या कर देगा और डिस्प्लेस कर देगा। ओवरऑल इस केस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। लेकिन एक और केस हम इमेजिन करते हैं, एक और केस इमेजिन करते हैं। देखिए ये एक रस्सी है ना, दूसरा रस्सी देखिए ये जब ऊपर जाता है ना, ये रस्सी नीचे से ऊपर जाता है तो वहीं पे दूसरा रस्सी क्या होता है मतलब यहां से मतलब यहां से फिर क्या नीचे जाता है। जीरो डिस्टरबेंस से ये जिस समय ये रस्सी ऊपर जा रहा था, जीरो डिस्टरबेंस से जिस समय ये रस्सी ऊपर जा रहा था उसी समय ये रस्सी जीरो डिस्टरबेंस से क्या हो रहा है नीचे आ रहा है दूसरा रस्सी। कुछ इस तरह काम बना देते हैं इस तरह से। अब बताइए दोनों रस्सी को यहीं से स्टार्ट किए है ना, एक रस्सी ऊपर जाएगा ऊपर खींचना चाहेगा और दूसरा रस्सी नीचे खींचना चाहेगा, तो बताइए दोनों अगर सेम डिस्प्लेसमेंट हो, सेम फोर्स से ऊपर ये भी खींचे ये भी नीचे खींचे, तो बताइए कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। इस तरह से रस्सी में वाइब्रेशन नहीं होगा, मतलब रस्सी सीधा ही रह जाएगा अगर सेम हुआ तो। अगर ऐसा हुआ कि ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट जो ना ऊपर वाला ज्यादा फोर्स लग रहा है 5 और नीचे वाला कितना लग रहा है 3 ही लग रहा है, तो ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। पहले वाला डिस्प्लेसमेंट से घटेगा कि नहीं बताइए, ओवरऑल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा और पहले वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए क्यों घटा, क्योंकि देखिए जिस समय ये ऊपर जा रहा था इसका फेज ऊपर था, उस समय ये कहां जा रहा है नीचे जा रहा है। फेज डिफरेंस है तब नहीं ये अपोज कर रहा है, तब नहीं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। अगर फेज डिफरेंस ही नहीं हो, अगर ये दोनों सेम फेज में हो, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट घटेगा है ना, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। तो हम ये बताएं कि दो वेव को जब मर्ज करेंगे तो उस वेव का जो मैक्सिमम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा भी और कभी घटेगा भी। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके बीच का फेज डिफरेंस है या नहीं, समझे। ये फेज डिफरेंस की वजह से ये सब होता है, ये प्रैक्टिकली समझ में। अब मैथमेटिक्स में अच्छा ये देखिए पार्टिकल का वेव में जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वेव में जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है एम्पलीट्यूड, उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब देखिए इस दोनों वेव का इक्वेशन कैसे लिखा था, और आपको पता है ना, देखिए ये टाइम कुछ ना कुछ, ये वेव जैसे चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। देखिए जीरो टाइम पे इसका कितना था, ये जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है, जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है। जीरो टाइम पे जब टाइम स्टार्ट किए थे तो उस समय बताए पार्टिकल नहीं ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था जीरो था। जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ा था देखिए थोड़ा सा पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, देखिए इस टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो गया, फिर आगे गए टाइम पे फिर टाइम बढ़ा डिस्प्लेसमेंट और घट गया, फिर इस टाइम पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। क्या कहते हैं आप बता सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे ये वेव में जो है ना एम्पलीट्यूड, वेव में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग होता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को y बोले और टाइम को t बोले, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदलता है। अगर ऐसा बोले तो कोई दिक्कत है, एग्जैक्टली कहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी निकाला जा सकता है। ये पार्टिकल मतलब किस टाइम पे, मान लिया कि 5 सेकंड के बाद मान लिया यहाँ है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये भी निकाल सकते हैं। ये वेव अगर ट्रेवल कर रहा है तो किस समय पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा जीरो डिस्टर्बेंस से, उस डिस्टर्बेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक इक्वेशन होता है जो कि 11th क्लास में पढ़ा जाता है ना। हम उस इक्वेशन को लिख देते हैं y = a × sin ओमेगा t। इसी तरह का कुछ इक्वेशन आपको दिखा होगा ये अल्टरनेटिंग करंट में, है ना। ये किसका इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है। देखिए टाइम बदलेगा तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, ये साइन फंक्शन है, और ये देखिए टाइम, ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। तो देखिए ये टाइम बदलेगा तो बताइए डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, कम से कम इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो अब क्या करने वाले हैं, दो वेव अलग अलग वेव लेंगे। तो ऑब्वियसली अलग अलग वेव लेंगे तो मेरा ये अजम्पशन होगा कि एक वेव का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड कम है। दो अलग अलग वेव लेंगे, दो अलग अलग वेव लेंगे। ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब दोनों वेव का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे, है ना। दो वेव ले रहे हैं यहाँ पे और दोनों वेव को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, जब इतना बता दिए तो ऐसे ऐसे यहां पे देखिए ये तो ऐसे समझ रहे, ये रस्सी ऊपर जा रहा था, ये रस्सी नीचे जा रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट अगर 2 हो रहा है और इधर भी 2 ही होने जा रहा था, तो बताइए दोनों कट के क्या हो जाएगा, ये क्या कर रहे हैं, दो को जोड़ने के बाद दो क्वांटिटी को जोड़ने के बाद 0 हो रहा है। तो क्या इससे समझ में आया, ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट,
एम्पलीट्यूड, समझे ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कहीं ना कहीं। अच्छा बताइए, ये दो ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वेव का, और इस वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, दो नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब दोनों का वेक्टर सम कर रहे हैं, और दोनों का वेक्टर सम किए तो नेट डिस्प्ले, देखिए दो वेव को जोड़ेंगे तो एक सिंगल वेव बनेगा ना, तो ये दोनों वेव को जोड़ने के बाद जो ये सिंगल वेव बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, समझे। इस दोनों वेव का जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका क्या होगा, जीरो होगा। ये कैसे पता चला, ये एम्पलीट्यूड से पता चला, डिस्प्लेसमेंट से पता चला। तो ये आप दो वेव को आप मर्ज कर रहे हैं, और दो वेव को मर्ज करने का क्या मतलब है कि उसके डिस्प्लेसमेंट को आप नोटिस कर रहे हैं कि आखिर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, किस डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर इसके डिस्प्लेसमेंट बोले तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दो एम्पलीट्यूड, अगर इसके एम्पलीट्यूड को a1 बोले, इसके एम्पलीट्यूड को a2 बोले, तो क्या आप नहीं कर रहे हैं वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 कर रहे हैं कि नहीं, और तब जो आ रहा है वो तीसरा वेक्टर आ रहा है एम्पलीट्यूड, और हालांकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो कहने का मतलब दो वेव को मर्ज करने का मतलब ये होता है कि दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम कर रहे हैं। तो दो वेव के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम ये क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, समझे। कहने का मतलब जब दो वेव को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसका जो दोनों वेव को मिलाने के बाद जो तीसरा वेव आता है, तीसरे वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होता है, और इसी को क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ वेव। समझ में आया, तीसरा वेव जो आएगा ना, दोनों का रिजल्टेंट, वो प्रत्येक वेव के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के बराबर होगा, इसी को क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ वेव्स, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोला जाता है। अब देखिए, ये तो फेल कराने के लिए हम अपोजिट ले लिए, क्या जरूरी है कि हमेशा अपोजिट हो, कुछ एंगल पे भी हो सकता है रस्सी का डिस्प्लेसमेंट, नहीं हो सकता है, तो एम्पलीट्यूड कुछ एंगल पे भी हो सकता है। मतलब आप समझिए कि वेक्टर a1 है और ये क्या है, वेक्टर a2 है, वेक्टर a1 है और ये क्या है, वेक्टर a2 है, और कुछ ना कुछ ये थीटा एंगल पे है ना, थीटा एंगल पे है। तो दो वेक्टर का सम कैसे किया जाता है जब ये थीटा एंगल पे हो, एक फॉर्मूला बताते हैं रिजल्टेंट का, है देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है दोनों के रिजल्टेंट को निकालने का। तो हम ये वेव के टर्म में इस चीज को दिखा रहे हैं, ये तो हम याद दिला रहे थे, ये चीज आपको पढ़ाए थे। तो दो वेव को आप मिला रहे हैं, दो से अधिक वेव को भी आप मिला सकते हैं, फिलहाल दो वेव को मिलाते हैं, है देखिए। तो एक वेव है, उसके डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन को क्या बोल दिए, y1 बोल दिए, क्या बोल दिए, y1 बोल दिए। तो इसका y1 उस वेव का कुछ ना कुछ अपना एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या बोल दिए उसको, a1 बोल दिए। उसके बाद क्या, साइन ओमेगा टी, ये फर्स्ट वेव का इक्वेशन है ना। और सेकेंड वेव जो हम जिसको मर्ज करने वाले इसके साथ, उस वेव का भी तो कुछ ना कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ, yt बराबर उसका भी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अलग होगा, उसको क्या बोल दिए, a2 बोल दिए साइन। अब देखिए, अगर इसमें ओमेगा टी ले लिए तो इसका मतलब पहले से हम मान रहे दोनों सेम फेज में, एंगल ही तो फेज बताता है, फेज अलग अलग रखिए, क्योंकि फेज अलग अलग भी हो सकता है जब आप मर्ज कर रहे होंगे तो इन जनरल फॉर्म। तो बोल दिए इसको इतना प्लस फाई, देखिए फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है फाई, यहाँ पे ये बात याद होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे, तो तीसरा वेव जो आएगा वो क्या आएगा, y आएगा उसका इक्वेशन, और उसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये आएगा साइन ओमेगा टी, और वो कितना आएगा, उसका जो फेज आएगा कुछ और आ सकता है, इससे कोई रिलेशन नहीं, जोड़ने के बाद में कुछ आएगा, ऐसे जनरल फॉर्म में से दिखा दिए मोटा मोटी। उसका एम्पलीट्यूड ही दोनों कुछ अलग आएगा, ये भी अलग आएगा, मतलब उसका फेज भी कुछ अलग आएगा, उसका अपना एंगल होगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गया। अब इस दोनों को मर्ज करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है, क्या करना है, दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम, इसीलिए a इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2। तो a कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और a1 a2 के बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, a1 और a2 के बीच का एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस के बराबर होता है एंगल, वही होगा एंगल। तब तो एंगल क्या होगा, नहीं तो फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा तो बताइए, तब तो जीरो एंगल हो जाएगा, फेज डिफरेंस सेम होगा तब जीरो एंगल, एक ही डायरेक्शन में। फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है तब ना कुछ एंगल बनेगा, मतलब कितना एंगल, फाई एंगल, cos फाई।
तो इस तरह से आप वेव के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मास्टर फॉर्मूला, समझे? अब देखिए एम्पलीट्यूड। अच्छा देखिए, आते हैं लाइट पे। वेव बोले तो सब वेव को लपेट रहते हैं, जो भी वेव है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। एम्पलीट्यूड जैसे लाइट का है, एम्पलीट्यूड का बात करें तो एम्पलीट्यूड जिस लाइट का, देखिए होता है लाइट का इंटेंसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ लाइट, है ना, लाइट कितना ज्यादा है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के। आप सिंपल समझिए कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इतना समझिए कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड को आप बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगा। अब यही हम चेक करेंगे कि ये बल्ब है और ये बल्ब है, किसका ज्यादा इंटेंसिटी होगा। हम प्रत्येक के द्वारा एमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे और एम्पलीट्यूड निकालने से हमको खुद पता चल जाएगा कि किसका इंटेंसिटी ज्यादा है, किसका इंटेंसिटी कम, समझे? तो एम्पलीट्यूड के बेसिस पे, एम्पलीट्यूड के बेसिस पे आप आराम से पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास में। अब इतना तक अगर समझ में आ गया तो इंटरफेरेंस, पूरे इंटरफेरेंस को सिर्फ इस सिंगल फार्मूला पर रोटेट करके समझा देंगे। और जो जो आज समझा है फेज डिफरेंस को जैसे जैसे, है ना, वो सब एक बार रिकैप कर लीजिएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज करेंगे मैथमेटिक्स में और इसी सब के वजह से ये टफ भी हो जाता है। हम बहुत कोशिश की इसको ज्यादा प्रैक्टिकली फिल कराने का, वो रस्सी उस्सी की मदद से हम इसको फिल कराएं। तो ठीक है, आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।